दे सकता है। क्या दे सकता है? क्लोव्स या पुत्तिया बल्ब भी दे सकता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी व्हिच एसिड आर फाउंड इन गार्लिक। क्या हो व्हिच एसिड आर फाउंड इन गार्लिक, मतलब लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एलाइन अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एलाइन अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एलाइन अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा एलाइन अमीनो अम्ल ये पाया जाता है लहसुन में। अब देखो लहसुन में तीखापन या गंध आने का कारण क्या होता है, ये काफी बार पूछा गया। प्याज में जैसे हमारा क्या होता है तीखापन या चरपराहट के कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है। प्याज में क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लेकिन तो अगर लहसुन पूछ लेता है कि लहसुन में तीखापन या चरपराहट या गंध आने का कारण, तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड होता है। क्या होता है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड, या कभी कभी लिख देता है एलिसिन। क्या कभी कभी लिख देता है? या एलिसिन लिख देता है या सेनेग्रीन लिख देता है। क्या? या सेनेग्रीन भी लिख देता है। तो ये ध्यान रखना, एलिसिन या सेनेग्रीन भी कभी कभी लिख देता है। क्या लिख देता है? एलिसिन या सेनेग्रीन। तो लहसुन में तीखापन या चरपराहट या गंध आने के कारण डाई एलाइल डाइसल्फाइड होता है। क्या होता है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। या एलिसिन या सेनेग्रीन अक्सर दे देता है। क्या दे देता है? सेनेग्रीन भी दे सकता है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि 100 ग्राम लहसुन में, अगर हम 100 ग्राम लहसुन लेते हैं, कितना लेते हैं? 100 ग्राम अगर हम लहसुन लेते हैं तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? 100 ग्राम लहसुन में जो मात्रा किस किस चीज की पाई जाती है? तो 100 ग्राम जो लहसुन होता है उसमें जो जल की मात्रा होती है 62 ग्राम उसमें जल पाया जाता है। क्या हो जाता है? 62 ग्राम जल पाया जाएगा। क्या जाएगा? 62 ग्राम जल पाया जाएगा। और 29 ग्राम क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 29 ग्राम क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जो हमारा लहसुन होता है उसमें अगर जल की मात्रा पूछ लेगा 100 ग्राम लहसुन में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 62 ग्राम होता है। कितना होता है? 62 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो यानी 29 ग्राम होता है। कितना होता है? 29 ग्राम। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 3.9 ग्राम होता है। कितना होता है? 3.9 ग्राम। या अगर हम लेते हैं 100 ग्राम लहसुन लेते हैं तो 100 ग्राम लहसुन लेते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना कि 100 ग्राम लहसुन में जल की मात्रा 62 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 29 ग्राम, प्रोटीन की मात्रा होता है 3.9 ग्राम होता है। तो पहला हमने बताया कि लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलाइन अमीनो अम्ल पाया जाता है। लहसुन में तीखापन या चरपराहट या गंध आने का कारण डाई एलाइल डाइसल्फाइड या सेनेग्रीन या एलिसिन हो जाएगा। 100 ग्राम लहसुन ले तो उसमें मात्रा जो होता है जल की मात्रा होता है 62 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है 29 ग्राम, प्रोटीन की मात्रा होता है 3.9 ग्राम होता है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लहसुन अगर पूछ लेता तेल की मात्रा पूछ लेता। क्या? लहसुन में तेल की मात्रा, अगर लहसुन उसको अगर हम पेराई करते हैं तो उसमें तेल कितना प्रतिशत पाया जाता है? उसको देख लेते हैं। 0.1 से 0.4% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.1 से 0.4% पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि लहसुन में तेल की मात्रा 0.1 से 0.4% इसमें तेल की मात्रा पाया जाता है। अब भैया वैरायटियां प्रजाति, ये भी काफी महत्वपूर्ण वैरायटी प्रजाति है और पूछी भी जाती है, लगभग पेपर में पूछी जाती है वैरायटियां प्रजातियां। तो पहला ध्यान रखना लोहित, ये काफी महत्वपूर्ण वैरायटी। गोदावरी सिलेक्शन हो जाएगी। क्या होगी? गोदावरी सिलेक्शन। सोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलन। उसके बाद फवारी हो जाएगी। ये सोलन और फवारी अलग है। सोलन हो जाएगा, फवारी हो जाएगा, रजाली गद्दी हो जाएगी। या जी 323, ये काफी बार पूछा गया। जी 323 किसकी वैरायटी प्रजाति है? तो लहसुन की प्रजाति। किसकी? लहसुन की। उसके बाद मैदानी वैरायटी प्रजाति अगर पूछ लेगा क्या मैदानी, तो एग्री फाउंड पार्वती हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एग्री फाउंड पार्वती। एग्री फाउंड सफेद हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एग्री फाउंड सफेद। लेकिन तो इसमें हमें कुछ वैरायटी को महत्वपूर्ण जो उसको याद रखना, जैसे लोहित। लोहित एक वैरायटी और किसकी मानी जाती है? कपास की। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है एग्रोनॉमी में लोहित किसकी वैरायटी प्रजाति है, तो लोहित हमारी किसकी वैरायटी प्रजाति मानी जाती है? तो ये कपास की वैरायटी प्रजाति भी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? कपास की वैरायटी प्रजाति मानी जाती है। गोदावरी सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी सिलेक्शन हो जाएगा। सोलन हो जाएगा। क्या? सोलन हो जाएगा। हमारी हो जाएगा। रजाली गद्दी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? रजाली गद्दी। जी 323 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी 323 हो जाएगा। एग्री फाउंड पार्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्री फाउंड पार्वती हो जाएगा। उसका एग्री फाउंड सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्री फाउंड सफेद। ये हमारी किसकी वैरायटी प्रजाति है? तो किसकी? लहसुन की वैरायटी प्रजाति है। तो इसमें मेन वैरायटी आपको याद रखना है, लोहित हो जाएगा, गोदावरी सिलेक्शन हो जाएगा, सोलन, फवारी, रजाली गद्दी, जी 323 हो जाएगा, एग्री फाउंड पार्वती हो जाएगा और एग्री फाउंड सफेद। तो ये हो गया। इसमें तेल की मात्रा हमने बता दिया 0.1 से 0.4% पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लहसुन की उत्तर भारत की प्रमुख वैरायटी प्रजाति कौन सी होती है? नॉर्थ इंडिया के अगर पूछ लेता है कि उत्तर भारत की वैरायटी प्रजाति कौन सी हो जाएगी, तो T56 जिसे बोला जाता है टाइप 56। क्या बोला जाता है? टाइप 56 और सोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइप 56 और सोलन। ये उत्तर भारत की। अगर पूछ लेता है लहसुन की दक्षिण भारत की वैरायटी प्रजाति, फवारी हो जाएगा, रजाली गद्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फवारी और रजाली गद्दी, ये दोनों एक में वैरायटी। क्या हो जाएगा? फवारी अलग हो जाएगा, रजाली गद्दी एक में हो जाएगा। लहसुन की गांठों में पुत्तियों की संख्या, अगर लहसुन की एक गांठ हम लेते हैं, क्या एक गांठ अगर लेते हैं जो नॉर्मल साइज का है, तो उसमें जो पुत्तियां होती है जिसे बोला जाता है क्लोव्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोव्स बोला जाता है। तो उसमें पुत्तियां क्लोव्स की संख्या होती है 25 से 35 होता है। कितना पुत्तियां क्लोव्स पाई जाती है? तो 25 से 35 इनमें यानी पुत्तियां क्लोव्स पाई जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि लहसुन की खेती लहसुन की खेती के लिए उत्तर भारत में प्रमुख वैरायटी प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो टाइप 56 हो जाएगा और सोलन हो जाएगा। उसका दक्षिण भारत की लहसुन की वैरायटी प्रजातियां फवारी हो जाएगा और रजाली गद्दी हो जाएगी। क्या फवारी और रजाली गद्दी। लहसुन की जो गांठ होती है, गांठ में पुत्तियां क्लोव्स की संख्या कितनी होती है? एक गांठ में अगर देखा जाता है तो यानी 25 से 35 इसमें पुत्तियां क्लोव्स पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो सोइंग टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोइंग टाइम या बुआई का समय। अब उत्तर भारत में सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया, क्या देखेंगे नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जो इसकी बुआई करते हैं सितंबर से अक्टूबर माह में करते हैं। कब किया जाता है? सितंबर से अक्टूबर माह में। तो अगर पूछ लेता कि लहसुन की उत्तर भारत में बुआई कब की जाती है, तो लहसुन की जो उत्तर भारत में बुआई की जाती है सितंबर से अक्टूबर माह में की जाती है। कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर माह में। पहाड़ी क्षेत्र में अगर पूछ लेता हिल एरिया में, कब पूछ लेता? हिल एरिया पहाड़ी क्षेत्र में। तो पहाड़ी क्षेत्र में हम कब करते हैं? मार्च से अप्रैल में करते हैं। कब करते हैं? मार्च से अप्रैल में करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सोइंग टाइम, उत्तर भारत में लहसुन की बुआई का समय सितंबर से अक्टूबर हो जाए, क्या हो जाए? सितंबर से अक्टूबर। उसको पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल में की जाती है। कब की जाती है? मार्च से अप्रैल। अब हम देखते हैं सीड रेट या बीज दर, क्या देखा जाएगा? सीड रेट या बीज दर। अब सीड रेट या बीज दर में क्या हो जाएगा कि छोटी गांठ वाली दे देते हैं, क्या दे देता है? छोटी गांठ वाली। छोटी गांठ वाली लहसुन की जो बीज दर होती है तो 400 से 500 किलोग्राम, कितना? 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या जिसे बोला जाता है 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। जैसे तो इसमें लहसुन रोपाई की क्या जाती है, जो लहसुन हम सब खाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या खाने के लिए प्रयोग करते हैं, एक एक कुत्तियां क्रॉप से निकालते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? डायरेक्ट उसकी प्लांटिंग की जाती है। क्या की जाती है? उसको डायरेक्ट प्लांटिंग की जाती है। और प्लांटिंग जो की जाती है ऐसे लहसुन की जो गांठें ऐसे बनी रहती है, क्या ऐसी गांठें बनी रहती है, तो इसके जो ऊपर सिरा ऐसे उसको जमीन में से खड़ा ऐसे लगा दिया जाता है। क्या जमीन में से खड़ा उसको प्लांटिंग कर दिया जाता है। तो इसके देखिए हल्का से इसका छिलका ऊपर से ऐसे लगा रहता है, तो इसे डायरेक्ट ऐसे इसको जमीन में प्लांटिंग कर दी जाती है, हल्का सा खुदाई करके, तो इसमें अंकुरण हो जाता है। क्या होता है? अंकुरण होता है। तो सीड रेट या बीज दर अगर छोटी गांठ है तो उसकी अगर हम रोपाई करते हैं तो 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर लगती है। अगर बड़ी गांठ वाली, क्या गांठ अगर बड़ी होती है, जो क्रॉप्स होती है अगर बड़ी होती है और मोटाई उसकी काफी ज्यादा होती है, तो उसकी जो बीज दर लगती है 600 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाए, 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर हो जाएगी। तो देखो पहले हमने बता दिया सोइंग टाइम, तो उत्तर भारत में सितंबर से अक्टूबर, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल। सीड रेट या बीज दर छोटी गांठ वाली 400 से 500 किलोग्राम या 4 से 5 क्विंटल, बड़ी गांठ वाली 600 से 700 किलोग्राम या 6 से 7 क्विंटल इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर दी जाती है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सीड सोइंग डेप्थ, बीज बोने की गहराई, मतलब लहसुन के बीज को हमें कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए। तो बीज बोने की जो गहराई होनी चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करते हैं। कितने गहराई पर? 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि लहसुन में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब इसमें किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है या कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फास्फोरस इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसमें लास्ट क्वेश्चन आ जाता है एलडीए उपज, क्या हो जाएगा? एलडीए उपज। तो लहसुन में जो एलडीए उपज होता है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो सीड सोइंग डेप्थ, बीज बोने की गहराई लहसुन की कितनी होनी चाहिए? 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 4 से 5 सेंटीमीटर। लहसुन में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। क्या? फास्फोरस। एक फास्फोरस का अगर सूत्र पूछ लेगा तो P4 होता है, ये ध्यान रखना। केवल P नहीं होता, अगर तुम्हारे कंपटीशन में अगर पूछ लेता कि निम्न में से कौन सा फास्फोरस का सूत्र है तो P4 ऐसे लिखेगा। क्या? P4 होता है, बाकी केवल P नहीं होगा, ये ध्यान रखना। P4 इसका सूत्र होता है। क्या होता है इसका फार्मूला जो होता है? P4। एरिया उपज 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। अब क्या देखेंगे हम? लौकी की खेती। क्या देखेंगे? लौकी की खेती, जो हमारे किसके अंतर्गत आता है? फैमिली जो हमारी रहेगी कुकुरबिटेस। कौन सा क्रॉप हो जाएगा? कुकुरबिटेस या कुकुरबिटेस क्रॉप। कुकुरबिटेस क्रॉप। अब हम क्या पढ़ेंगे? कुकुरबिटेस क्रॉप, यानी हमारी जो फसलें होती हैं कुकुरबिटेस फसलों के अंतर्गत हम देखेंगे। क्या? कुकुरबिटेस फसलों के अंतर्गत देखेंगे। जैसे हमारा हो जाए लौकी हो जाएगा, करेला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लौकी हो जाएगा, करेला हो जाएगा, तोरिया हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आती है? कुकुरबिटेस क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? कुकुरबिटेस। और इन फसलों की जो हम बुआई करते हैं तो इन फसलों की जो बुआई की जाती है जायद ऋतु की जाती है। किस ऋतु में? जायद ऋतु में की जाती है। और जायद ऋतु में कब की जाती है? फरवरी से मार्च में। तो ये ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है कि कुकुरबिटेस फसलों की बुआई हम कब करते हैं तो जायद ऋतु में की जाती है। किस ऋतु में की जाती है? जायद ऋतु में की जाती है। या कब की जाती है? फरवरी से मार्च माह में की जाती है। कब की जाती है? फरवरी से मार्च माह में की जाती है। तो ये हमारे कुकुरबिटेस। इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि कुकुरबिटेस फैमिली का जो सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है। तो सबसे हानिकारक अगर कीट पूछ लेगा कि कुकुरबिटेस फैमिली का सबसे हानिकारक कीट होता है तो डायमंड बाइट मोथ होता है। क्या होता है? तो कुकुरबिटेस फैमिली का अगर देखना तो क्या हो जाएगा हमारा? जैसे हमने क्रोसिपर्स फैमिली का बताया था। क्या? क्रोसिपर्स फैमिली का। तो क्रोसिपर्स फैमिली का ये ध्यान यहाँ पर क्रोसिपर्स फैमिली का जो हो जाएगा हमारा डायमंड बाइट मोथ। और जो कुकुरबिटेस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुकुरबिटेस का रेड पंपकिन बीटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड पंपकिन बीटल। क्या हो जाएगा? रेड पंपकिन बीटल हो जाएगा। तो अगर कुकुरबिटेस का तो रेड पंपकिन बीटल हो जाएगा। क्रोसिपर्स फैमिली का पूछ लेता कि सबसे हानिकारक कीट कौन सा हो जाएगा तो डायमंड बाइट मोथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डायमंड बाइट मोथ। हम चलिए हम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। लौकी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बॉटल गार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉटल गार्ड। तो इसको भी ध्यान रखना, बाई चांस अगर पूछ लेगा
बीटर गार्ड दे देगा तो करेला होता है। बीटर गार्ड मतलब क्या होता है? करेला होता है। और बॉटल गार्ड मतलब क्या होता है? लौकी होता है। तो इसको आप ध्यान रखना, बाई चांस कभी अगर पूछ लेता कि बीटर गार्ड का बोटेनिकल नेम या बॉटल गार्ड का बोटेनिकल नेम, तो लौकी को क्या बोला जाता है? यानी बॉटल गार्ड। लौकी देखोगे कैसा होता है? बोतल क्या आकार का होता है, कुछ आप सब देखोगे लौकी क्या होता है ऐसे, यानी बोतल के आकार का बना रहता है। तो क्या होता है? बोतल गार्ड होता है। क्या? बोतल की तरह बना रहता है। तो इससे आप ध्यान रखना, बोतल गार्ड पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? बोतल गार्ड। तो बोतल गार्ड अगर पूछता तो कौन सी हमारी फसल हो जाएगी? लौकी हो जाएगी। अब बोटेनिकल नेम लौकी का लेजिनेरिया सिसरेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेजिनेरिया सिसरेरिया। अब फैमिली हमने आप सबको पहले ही बता दिया कि हमारी कौन सी फैमिली चल रही है? कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित। कौन सी क्रॉप चल रही है? कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित जो हमारी फसलें चल रही है। ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका। 2n क्रोमोसोम नंबर जो हो जाएगा हमारा इसमें 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो पहले हमने बताया कि लौकी का बोटेनिकल नेम लेजिनेरिया सिसरेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेजिनेरिया सिसरेरिया। फैमिली आपको या किस परिवार का सदस्य है? तो कुकुरबिटेसी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कुकुरबिटेसी हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि कुकुरबिटेसी फल में अगर पूछता कि फलों का प्रकार क्या होता है, तो कुकुरबिटेसी के फलों का प्रकार पेपो होता है। क्या होता है? पेपो। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि अधिकतर जो कुकुरबिटेसी फैमिली आती है, जो हमारी फसलें आती है कुकुरबिटेसी फूल से, उनके जो फल का प्रकार क्या होता है? पेपो होता है। क्या होता है? पेपो। तो इसको आप जरूर ध्यान देना। फैमिली कुकुरबिटेसी ओरिजिन प्लेस साउथ अफ्रीका, क्रोमोसोम नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 यानी 22 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कुकुरबिटेसी की फसलें जो होती है पर परागित फसल होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। तो अगर पूछ लेता अब इसमें लौकी हमारी क्या है? कुकुरबिटेसी फैमिली से, तो ये कैसी फसल होती है? क्रॉस पॉलिनेटेड। कैसी मानी जाती है? क्रॉस पॉलिनेटेड या पर परागित फसल होती है। और ये मोनोसियस फसल होती है। क्या? मोनोसियस होती है। तो जितने भी हमारे अधिकतर जो कुकुरबिटेसी फसल यानी फैमिली की फसलें आती है वो किस मोनोसियस या डायोसियस, तो किसके अंतर्गत आती है? वो मोनोसियस के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मोनोसियस के अंतर्गत आती है। लौकी सार्टेड प्लांट है। क्या? सार्टेड प्लांट। आप सबको पता है सार्टेड और लॉन्ग सार्टेड प्लांट है। अब आइए अगला क्वेश्चन कि कुकुरबिटेसी कुल के फसलों में सामान्यतः 1 हेक्टेयर में लगभग कितने पौधे पाई जाती है? पौधों की संख्या लगभग कुल कितनी होती है? अगर देखा जाए सामान्य रूप से कि कुकुरबिटेसी कुल की जो फसलें होती हैं उसमें 1 हेक्टेयर में कुल पौधों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 5000 से 5500 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। कितने होते हैं? 5000 से 5500 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि कुकुरबिटेसी कुल के फसलों में सामान्यतः 1 हेक्टेयर में कुल पौधों की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? तो 5000 से 5500। कुकुरबिटेसी फसलों के फल का प्रकार क्या होता है? पेपो होता है। क्या होता है? पेपो होता है। सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है? तो रेड पंपकिन बीटल होता है। कौन सा होता है? रेड पंपकिन बीटल। लौकी में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। सार्टेड प्लांट होता है। ये हो गया हमारा 1 हेक्टेयर में कुल पौधों की संख्या, तो यानी 5000 से 5500। अगर वो वैरायटी या प्रजाति, हाँ ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वैरायटी या प्रजातियां जो है पूसा संदेश, पूसा मेघदूत, पूसा नबीन, पूसा मंजरी, पूसा समर, प्रोलिफिक राउंड और अर्का बहार। इसमें आपको सभी वैरायटी आता है, कोई भी वैरायटी छोड़ना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। और इसमें से तो वैरायटी तो अक्सर पूछी जाती है, और जो अक्सर पूछा जाता है ये पूसा संदेश, पूसा मेघदूत, पूसा नबीन या पूसा मंजरी, ये 4 वैरायटी तो अक्सर पूछी। और 4 में से अगर देखा जाए तो पूसा मेघदूत एक बार पूछा गया और पूसा मंजरी। लेकिन तो हमें याद करना सबसे ज्यादा जो 100% चांस आता है ये बनता है। उसके बाद अन्य सभी इसके 90 या 80% सभी इसके आसपास चलते हैं कि कौन सी वैरायटी लगभग पूछी जाती है। तो हम सब 100% इसको लेके जाते हैं कि पूसा मेघदूत अक्सर पूछी जाती है। अगर बाई चांस नहीं पूछता तो ये पूसा नबीन है, पूसा मंजरी, ये सब वैरायटी हमें इन सब में सभी वैरायटी याद रखना, क्योंकि ज्यादा वैरायटी नहीं चार पांच। पूसा संदेश, पूसा मेघदूत, पूसा नबीन, पूसा मंजरी, पूसा समर, प्रोलिफिक राउंड हो जाएगा और अर्का बाहर हो जाएगा। उसका लगाया जाता है कि लौकी की प्रथम संकेत प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो लौकी की प्रथम संकेत प्रजाति हमारी हो जाएगी पूसा मेघदूत हो जाएगा। कौन सा? पूसा मेघदूत हो जाएगा। इस तरह अगर पूछ लेता, अगर इस तरह पूछ लेता कि सब्जियों में कौन सा संकेत प्रजाति सबसे पहले विकसित की गई थी, तो हमारी लौकी की विकसित की गई थी जो हमारी पूसा मेघदूत है। और पूछ लेता कि सब्जियों के अंदर प्रथम संकेत प्रजाति कौन सी थी या किस फसल की थी, तो प्रथम संकेत प्रजाति पूसा मेघदूत और किसकी थी? तो ये लौकी की थी। तो ये आप इसको जरूर ध्यान रखना। अब पूसा मेघदूत आ जाता है किसके क्रॉस से बनाया जाता है, किसका संकरण किया जाता है? पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग। क्या होता है? पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग इनटू सिलेक्शन 2, इस वैरायटी से क्रॉस करके पूसा मेघदूत बनाया जाता है। तो लौकी की प्रथम संकेत प्रजाति पूसा मेघदूत हो जाए या सब्जियों में प्रथम संकेत प्रजाति पूसा मेघदूत मानी जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलिया उपज इसमें दे दिया। क्या दिया? इलिया उपज। अब इसमें इलिया जो उपज देखा जाता है 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता लौकी में उपज कितना होता है तो 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। लौकी की सीड रेट या बीदर अगर पूछ लेगा तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सोइंग टाइम या बुआई का समय, तो लौकी की जो बुआई अगर जायद ऋतु में जैसे बोला तो फरवरी से मार्च में की जाती है। अगर खरीफ ऋतु में बुआई की जाती है तो जून से जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून से जुलाई में की जाती है। तो इंडिया उपज
दो यानी 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सीडरेट जो होता है लौकी की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 4 से 5 किलोग्राम। सोइंग टाइम या बुआई के समय जायद में अगर देखा जाता तो हमने बताया था जो हमारी कुकुरबिटेसी यानी कुकुरबिटेसी के अंतर्गत जो हमारी फसलें आती है वो अक्सर किसके अंतर्गत जायद यानी जायद की क्रॉप्स मारी जाती है। और इन फसलों की जो अक्सर बुआई की जाती है कब की जाती है? फरवरी से मार्च में की जाती है। उसके बाद आता है खरीफ ऋतु में। तो खरीफ ऋतु में आप सबको पता है कि खरीफ फसलों की बुआई कब तक है? जून से जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून से जुलाई। अब अगर क्वेश्चन देखा जाता है कि लौकी में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है अगर हमें मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाना है, इसमें फ्लावरिंग को इंक्रीज करना है फीमेल फ्लावर को, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? माइलिक हाइड्रोजाइड। एक क्वेश्चन और हमने आपको बताया था कि प्याज में भंडारण के समय अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? माइलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा प्रयोग किया जाता है TIBA, जिसका नाम हो जाएगा ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो पहला माइलिक हाइड्रोजाइड का भी प्रयोग किया जाता है, दूसरा प्रयोग किया जाता है TIBA। क्या हो जाएगा? TIBA ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? इंक्रीज ऑफ फीमेल फ्लावर यानी फीमेल इन्फ्लोरेसेंस यानी मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तोड़ाई अगर हम कब की जाती है? हार्वेस्टिंग इसकी कब की जाती है? तो जायद फसल की जो हम तोड़ाई करते हैं अप्रैल से मई में की जाती है। कब की जाती है? अप्रैल से मई में की जाती है। और अगर रेनी सीजन में वर्षा ऋतु में करते हैं, वर्षा ऋतु की जो हमारे आप सबको बताया था कि खरीफ फसल की तोड़ाई कब करते हैं? तो अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। तो ये हमारी लौकी की क्रॉप्स। अब देखिए इसमें जो इंसेक्ट आ गया आप सबको बता देते हैं। इंसेक्ट हमने बताया था कि कुकुरबिटेसी फैमिली के जो सबसे हानिकारक कीट होता है रेड पंपकिन बीटल होता है। कैसा होता है? रेड पंपकिन बीटल। आप सब देखोगे जो ऐसे कि यानी जो इंसेक्ट रहता है बहुत छोटा रहता है, ये दो भागों में से, बट इसका पंख ऐसे ऊपर से पंख लगे रहता है और बीच में काले काले ऐसे धब्बे बने रहते हैं। क्या होता है? बीच में काले काले ऐसे धब्बे बने रहते हैं इसके शरीर पर। और ये पत्तियों के निचले वाले भाग पर, कहाँ पर? पत्तियों के निचले वाले भाग पर ये लगा रहेगा। ऐसे हमारी जो लिप्स रहती है, क्या रहती है? लिप्स। ये पत्तियों के निचले सतह पर, कहाँ पर? पत्तियों का जो लोअर सरफेस होता है, निचला भाग होता है, एक ऊपर आता है नीचे, तो निचले भाग पर ये ऐसे वहाँ पर चिपके रहते हैं और धीरे धीरे पत्तियों को खाकर क्या किया? इसको जालीनुमा बना। तो ये हो गया कि पत्तियों को खाता। देखिए ये जो इंसेक्ट है इसका आक्रमण किस पर होता है? लीफ यानी पत्तियों पर होता है। इसके कंट्रोल के लिए हम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। देखिए कार्बाइड क्या? इंसेक्टिसाइड है। क्या है? इंसेक्टिसाइड। इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया? MIC, जिसे बोला जाता है मेथाइल आइसोसाइनेट। मेथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका भोपाल गैस की जब ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस की जब घटना हुई तो इसी गैस का रिसाव होता है। क्या? MIC मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होता है 1984 में होता है। कब होता है? 1984 में। अब मेथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंसेक्टिसाइड के लिए। किसको बनाने के लिए किया जा रहा था? इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए किया जा रहा था। और कौन से इंसेक्टिसाइड? कार्बाइड। क्या हो जाएगा? कार्बाइड को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MIC मेथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। तो कार्बाइड को 0.1 प्रति हजार लीटर यानी प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव किया जाता है। यूरिया उपज हो जाता है। तो यूरिया उपज हो जाएगी इसमें 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना? 150 से 200। अगर सीड की बात की जाए, इसकी बीज उपज, इसकी बात किया जाता है सीड या बीज उपज। तो बीज की जो बात किया जाए तो 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें सीड प्राप्त होता है। कितना? 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें बीज प्राप्त होता है। तो हमने इंसेक्ट के बारे में बता दिया। किसके बारे में बता दिया? इंसेक्ट के बारे में बता दिया कि कौन कौन से इंसेक्ट इसमें लगते हैं। तो सबसे मेजर जो इंसेक्ट हमारा यही हो जाएगा, रेड पंपकिन बीटल हो जाएगा, जिसके कंट्रोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कार्बाइड के बारे में हमने आपको बता दिया कैसे निर्माण किया जाता है। इसको निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और इंडिया उपज हो गया 150 से 200 कुंटल। बीज के उपज अगर पूछ लेता तो सीड इंडिया बीज उपज हो जाएगा जो हमारा 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो आज हमने आप सबको कंप्लीट करा दिया। 2 ग्राफी जो कंप्लीट हुई है उसको आप से तैयार करिए। उसके बाद जब पेपर का एक दिन आप सबका जब समय में चले 1 से 2 दिन पहले आपका क्विक रिवीजन पूरे सिलेबस, जैसे आर्टिकल्चर कोशिश किया जाए कि जितने भी सब्जेक्ट है उसको एक क्विक रिवीजन हो जाए। एक दिन में लगभग 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट हो। मेजर क्वेश्चन जो हमारे यानी परीक्षा की दृष्टि जो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो उसको एक बार दोबारा आप सबको रिवीजन करा दिया जाएगा। तो उसके बाद आप सबके यानी अगर सब क्लास लेंगे एनिमल हस्बेंड्री या इकोनॉमी जो भी या किसी मेथड जो भी आपकी क्लास चलेगी। तो आप सब अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि आज 12 तारीख हो गया, समझ लीजिए आपके पास समय बहुत कम बचा है। ठीक है। तो 18 दिन आपका उधर, 5 दिन समझ उधर आपका, तो ज्यादा दिन आपके पास नहीं है, 22-23 दिन आपके पास समय बचा हुआ। तो दिन रात एक करके अच्छे से तैयारी करिए और टारगेट बनाइए कि हमें एक अच्छी रैंक लानी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।
चलिए विद्यार्थियों, आज संभवतः सॉइल साइंस की अंतिम क्लास है और कल से आपका जो है एक प्रैक्टिस सेट होगा और उसके बाद एक क्लास जो है इंजीनियरिंग की रखेंगे। इंजीनियरिंग की क्लास में ये रहेगा कि चैप्टर वाइज क्लास आपकी नहीं रहेगी, आपको एक तरफ से पढ़ाया जाएगा, उसी में सब मिसलेनियस रहेगा, है ना। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। एक तरफ से बहुत डिटेल से नहीं, लेकिन जो आना है, ठीक है। 10 प्रश्नों में से लगभग 9 प्रश्न फंस जाएंगे जो हम बताएंगे इंजीनियरिंग। केवल आपको जो है विधिवत तरीके से पढ़ना है उसे, ठीक है। लाइन टू लाइन क्लियर होनी चाहिए, तभी फंसेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि लाइन टू लाइन। अब हमने सॉइल साइंस आपको पढ़ाई है, कभी भी यूपी कैडेट में ऐसा प्रश्न नहीं आया होगा जो इस सॉइल साइंस से बाहर आया, लेकिन यह है कि सिलेबस थोड़ा बड़ा बताया है ना। तो उसको आपको लाइन टू लाइन क्लियर करना है कि कौन सा पॉइंट कहां पर लिखा हुआ है, उसी पॉइंट से आया होगा। घुमा फिरा भले सकता है थोड़ा वो, लेकिन ज्यादा नहीं घुमाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बता दिया है सॉइल साइंस में, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक दिन हम आपको सारा डेटा भी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और पशुपालन की जो सेंसस 2019 की जो पशु गणना है उसके विषय में, ये भी थोड़ा मोटा मोटा डेटा और साथ साथ में खरीफ ऋतु की जो फसलें हैं उनका एमएसपी प्राइस, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में एमएसपी पूछ दिया जाए। करंट की बात है कि मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, ठीक है। खुदरा मूल्य जो फसलों का सरकार सीएससीपी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस निर्धारित करती है, तो सीएससीपी के थ्रू जो है एमएसपी रेट कितना है उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो खरीफ, क्योंकि इस समय पेपर हो रहा है तो खरीफ का ही आया है, रबी का नहीं पूछेगा, पिछली साल का खरीफ का ही पूछेगा। जैसे मक्का हो गई, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, तिल हो गई, उड़द, मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी, इन सभी का, है ना, इन सभी का एमएसपी रेट एक बार बता देंगे। और मक्का आपसे पूछा केवल मक्का का ही जाएगा, अगर पूछेगा तो, वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो मक्का का ही पूछेगा, क्योंकि मोटा मोटा ही पूछना है, ठीक है, बहुत गहराई से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इन सभी के विषय में भी एक दिन हम चर्चा कर लेंगे। तो आज जो है सॉइल साइंस में पिछली क्लास में हमने आपको खलियों में जो है नाइट्रोजन, एनपीके की मात्रा बताई थी। अब जो है हम आज बात करेंगे जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में, अकार्बनिक फर्टिलाइजर्स में अगर हम बात करें तो कितना नाइट्रोजन होता है उसके विषय में बात करेंगे। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट की बात की जाती है, इसमें कितना नाइट्रोजन होता है साधारणतः पूछ लिया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट कैसे फर्टिलाइजर है, तो बेसिक रेजिडुअल फर्टिलाइजर, ठीक है, बेसिक रेजिडुअल फर्टिलाइजर है कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, पूछ लिया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट कहता है तो एसिड रेजिडुअल फर्टिलाइजर है। यूरिया कैसा है, एसिड रेजिडुअल फर्टिलाइजर है, यानी कि एसिडिटी जो है ये पैदा करता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट पूछ देगा, अमोनियम क्लोराइड पूछ देगा। तो इन सभी के विषय में थोड़ा बहुत आपको जो है ज्ञान होना चाहिए, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, ठीक है। केवल इसकी मात्रा आपको याद होनी चाहिए कि कितना परसेंट नाइट्रोजन है और कितना परसेंट और भी अगर सल्फर है ना, या पोटास है, इन सभी के विषय में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वैसे हमने जो है एक विस्तार से लिखवा दिया है, इस टेबल में भी आपको एक बार बता देंगे, ठीक है। और आज बात होगी जो है कुछ माइक्रोब्स की सॉइल साइंस में, सूक्ष्म जीवों के विषय में, नाइट्रिफिकेशन के विषय में, डिनाइट्रिफिकेशन के विषय में, अमोनिफिकेशन के विषय में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट, प्रोटीन, है ना, और जो है मोम, है ना, जो बैक्स होती है उसके विषय में ब्रेकडाउन कैसे होता है उसका। और हम इंदौर मेथड, बंगलौर मेथड, नेट कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट, इसके विषय में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। ज्यादा तो आपके में पूछा नहीं जाता है। जैसे बर्मी कंपोस्ट में आप में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, ये आप ऑन एन एवरेज रख लीजिए बर्मी कंपोस्ट में, ठीक है। 2.1 से 2.7 नाइट्रोजन, 1.5 से 1.7 फास्फोरस, 1.4 से 1.6 पोटास, तो ये बर्मी कंपोस्ट है, ठीक है। कितना केचुआ होना चाहिए, 0.4 हेक्टेयर में कितना केचुआ होना चाहिए, या एक केचुआ एक वर्ष में कितनी बर्मी कंपोस्ट निकालता है, ये भी पूछ सकता है, तो 250 ग्राम निकालता है। या पूछ सकता है केचुआ प्रतिदिन कितनी बर्मी कंपोस्ट, तो अपने वजन के बराबर बर्मी कंपोस्ट निकालता है। बर्मी कंपोस्ट जो होता है साधारण कंपोस्ट से 5 गुना अधिक जो है नाइट्रोजन देता है, 6-7 गुना अधिक फास्फोरस देता है, 11 गुना अधिक पोटास देता है। तो ये सभी डाटा इस तरीके का आपका जो है एनालिसिस थोड़ी करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें कि साधारण सॉइल में, है ना, साधारण सॉइल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेन्स अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा साधारण सॉइल में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया होता है, देन एक्टिनोमाइसीटीज होता है, देन फंगस होता है, देन एल्गी होता है, ठीक है। अगर हम कहें बात की जो एसिडिक सॉइल है और बेसिक सॉइल है, इनमें क्या अंतर होता है, इनमें कौन सी चीज अधिक होती है, तो उसके विषय में भी हम बताएंगे। कितना पीएच मान पर कौन सा बैक्टीरिया एक्टिव रहता है, या कितने पीएच मान पर फंगस एक्टिव रहता है। तो फंगस को थोड़ा जो है एसिडिक नेचर चाहिए और एक्टिनोमाइसीटीज को थोड़ा जो है एल्कलाइन नेचर चाहिए, ठीक है। फंगस एसिडिक नेचर में अच्छा डेवलप होता है और एक्टिनोमाइसीटीज जो है एल्कलाइन यानी कि क्षारीय नेचर में। अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरिया है तो लगभग स्लाइटली एसिडिक नेचर में अच्छा डेवलप करता है, ठीक है, स्लाइटली यानी कि हल्का एसिडिक नेचर का हो। तो इन सभी बातों पर चर्चा होगी और इसी में से प्रश्न जो है आने की संभावना होगी, ठीक है। और इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। जैसे एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, यानी कि फ्री लिविंग का मतलब होता है जो किसी से एसोसिएटेड नहीं, फ्री लिविंग है, यानी कि फ्री लिविंग में आते हैं आपके दो प्रकार के, एक तो होते हैं एरोबिक यानी कि वायुजीवी, एक आते हैं एनारोबिक अवायुजीवी। तो एरोबिक में आपका आता है एजोटोबैक्टर, ठीक है। एजोटोबैक्टर जिसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा, तो ये आपका करेगा सुगरकेन में, गेहूं में, धान में, इसी में जो है फ्री लिविंग में ही आते हैं आपके एनारोबिक। एनारोबिक में आपका आता है क्लॉस्ट्रीडियम एसोसिएटेड संबायोटिक। एक संबायोटिक होता है, 3 तरीका का होता है, देखिए बताते हैं बैक्टीरिया किस किस तरीके का होगा, आपको अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में तो 3 तरीके का हमें देखने को मिलेगा सॉइल में। एक बैक्टीरिया हमारा होगा फ्री लिविंग, दूसरा हमारा होगा एसोसिएटेड,
एसोसिएटेड संबायोटिक। संबायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। देखिए ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब होता है ये किसी के साथ सहजीवी नहीं है, सहजीवी नहीं है, यानी कि किसी के साथ सहजीवी नहीं है, अब अकेला ही है, अकेले ही नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। ये एसोसिएटेड संबायोटिक है, हल्का फुल्का सहजीवी है, एसोसिएटेड है। अब एसोसिएटेड का मतलब कोई दूसरी चीज इसमें आकर मिल रही है, एसोसिएटेड सहजीवी है। और एक होता है संबायोटिक, है ना। संबायोटिक जो होता है वो सहजीवी होता है, केवल क्या होता है, सहजीवी, ठीक है, सहजीवी जीवाणु। अब देखिए 3 तरीके का हो गया फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग में आपका आ जाएगा एजोटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, और ये जो होता है एरोबिक, वायुजीवी। एजोटोबैक्टर कैसा होगा, वायुजीवी होगा, यानी कि वायु की उपस्थिति में काम करेगा। इसी में एक आ जाएगा अवायुजीवी, इसी में एक आ जाएगा आपका अवायुजीवी, एनारोबिक। इसमें आएगा आपका क्लास्ट्रीडियम, इसमें आ जाएगा आपका क्लास्ट्रीडियम। और अगर हम बात करें एसोसिएटेड संबायोटिक की, तो इसमें आ जाएगा आपका एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। देखिए एजोस्पाइरिलम जो होता है ये किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, ये विद्यार्थियों रहेगा आपका ज्वार और बाजरा के साथ। किसके साथ, ज्वार और बाजरा के साथ। यहां पर फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर आपका आ रहा था गेहूं, धान और गन्ना, कपास, गन्ना और कपास, ठीक है, ये सभी चीजें इसमें रहेंगी एजोटोबैक्टर में। क्लास्ट्रीडियम, एजोस्पाइरिलम, ठीक है। संबायोटिक में सहजीवी में आपका आएगा राइजोबियम, और राइजोबियम जो होगा वो एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है। पूछा जाता है राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है, तो एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है। और इसी के साथ अवायुजीवी की अगर हम बात करेंगे, अब देखिए राइजोबियम में क्या होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है, एक नोडुलस फॉर्म होता है, एक नॉन नोडुलस फॉर्म होता है। नोडुलस फॉर्म का मतलब होता है ग्रंथिल, जो ग्रंथियां बनाता है, तो ग्रंथियां बनाएगा हमारा राइजोबियम, और नॉन नोडुलस में हमारा आ जाएगा एजोला, एजोला पिनाटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन इसका देख लेंगे। इसी में से आपके में इससे ज्यादा तो औकात नहीं उसकी जो आपसे पूछते बैक्टीरिया में, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया में प्रोफेसर की औकात नहीं, अब इससे ज्यादा जो है आपसे पूछ दे। यही पूछ सकता है जो स्पाइरलम किसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है, एजोटोबैक्टर किसमें करता है, और राइजोबियम किसमें करता है। या फिर पूछ सकता है कि राइजोबियम के बाद एक्टिनोमाइसिटीज किसमें आता है, तो संबायोटिक जो है सहजीवी है एक्टिनोमाइसिटीज, एजोला पिनाटा, एजोला भी एसोसिएटेड है, ठीक है, संबायोटिक है, सहजीवी है एजोला पिनाटा, ठीक है। तो इतनी बात हमने जो है इसमें की। तो अभी आपको जो है आगे पीपीटी में हम इसको दिखाएंगे। तो ये भी पॉइंट आज आपका रहेगा डिस्कशन का, तो इसमें भी हम डिस्कस कराएंगे। तो इतनी सारी बातें आपकी आज जो है डिस्कस होनी है, तो इन सभी पर आप जो है ध्यान से देखिएगा। और जो भी अगर बचा कोई चीज होगी तो हम इसको रेगुलर बात करते रहेंगे, और आपका बीच में किसी लेक्चर में या कुछ भी होगा तो पॉइंट वाइज इसको जो है बता देंगे। लेकिन अगली क्लास जो होगी एक प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा, और एक जो है इंजीनियरिंग की क्लास होगी। इंजीनियरिंग की क्लास हमने बताया है विधिवत तरीके से चलेगी, आप जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। नोट तो यहाँ पर मिलेगा ही, लेकिन उसको जो है समझते जाइए, बस समझाने का काम होगा बहुत तेजी से। चलिए, तो आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहली हमारी टेबल है अकार्बनिक उर्वरकों में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, कैसे हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, देखिए ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हम देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। तो पहले अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन तो यहाँ लिखी हुई है, नाइट्रोजन तो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन अगर सल्फर की हम बात करें तो लगभग 24.6% के करीब इसमें सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है, लगभग अमोनियम सल्फेट। अब दूसरी बात आ गई अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन। तो अमोनियम क्लोराइड में लिखी हुई है 26.26%, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो 20% के करीबन 20.6 और 24.6% जो हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है एनहाइड्रस अमोनिया में। कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट दोनों दिए गए होंगे। देखिए कैल्शियम ये एसिडिक रेजिडुअल, बेसिक रेजिडुअल नेचर के दोनों फर्टिलाइजर हैं, है ना। ये दोनों जो है बेसिक रेजिडुअल नेचर के फर्टिलाइजर हैं। कौन कौन से, बेसिक रेजिडुअल नेचर, बेसिक रेजिडुअल नाइट्रोजन और सोडियम लगभग एक सी, है ना, कोई ज्यादा बहुत अंतर नहीं होता है। इसके बाद अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 26% नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 33% नाइट्रोजन, ठीक है, कितना 33%। इनको दोनों को याद कर लीजिए, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। सल्फेट नाइट्रेट में कम और केवल नाइट्रेट में अधिक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि इट इज नॉन एज किसान खाद, है ना। ये जो होती है न्यूट्रल होती है ना, एसिडिक होती है ना, बेसिक होती है, न्यूट्रल होती है,
न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल नेचर की होती है, ना अम्लीय होती है किसान खाद, ना क्षारीय होती है। अगर आपकी जमीन अम्लीय भी हो या क्षारीय हो या अम्लीय क्षारीय दोनों तरीके की हो तो आप जो है इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बिना प्रेस्क्रिप्शन के डाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर अम्लीय होगी तो क्षारीय करने का प्रयास करेगी, यानी कि अम्ल को उठाएगी, अगर क्षारीय होगी तो क्षार को गिराने का काम करेगी। तो किसान खाद जो होती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको कहते हैं हम, ये जो होती है न्यूट्रल होती है। 25% इसमें जो होती है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा 25%। इसके बाद सर्वव्यापी है यूरिया 46%, एसिडिक रेसिडुअल नेचर की होती है। इसके बाद कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, 20 से 25% नाइट्रोजन। अब इसके बाद आते हैं दूसरे हमारे फर्टिलाइजर्स। मिश्रित उर्वरकों में फास्फोरस की मात्रा, है ना, फास्फोरस का कंटेंट यहाँ पर हमारे पूछ रहा है। तो देखिए सुपर फास्फेट सिंगल एकल लिखा हुआ है, इसको सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, सुपर फास्फेट सिंगल। अब सिंगल सुपर फास्फेट में अगर कैल्शियम लिखना चाहे तो लिख लीजिए 19% और सल्फर अगर लिखना चाहे हम तो 12% सिंगल सुपर फास्फेट में, ठीक है। और जो फास्फोरस है वो 16%। एसएसपी कहा जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट सिंगल या एसएसपी इसको कहते हैं। ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, ये एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, ठीक है। क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट, क्या है? ये सिंगल सुपर फास्फेट है ना। कैल्शियम 19%, सल्फर 12% और जो फास्फोरस होती है वो आपकी 16%। ये फास्फोरस है पी, ठीक है, ये फास्फोरस है। इसके बाद आती है सुपर फास्फेट डबल, तो सिंगल के बाद डबल यानी कि 16 दूनी 32 और ट्रिपल में हो जाएगी 48, देखिए लिखा हुआ 46 से 48%। इसके बाद डाई कैल्शियम फास्फेट में 35 से 40% फास्फोरस, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस 35 से 40%। चलिए आगे देखिए, अगला है बेसिक स्लैग, है ना, बेसिक स्लैग में 3 से 8%। रॉक फास्फेट साइट्रेट अघुलनशील, यानी कि साइट्रेट में इनसॉल्युबल होता है रॉक फास्फेट में फास्फोरस 20 से 40%। बेसिक स्लैग, रॉक फास्फेट और बोन मील, इनको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं और लड़के से जो है गलत भी करते हैं। बोन मील, रॉक फास्फेट और बेसिक स्लैग, ठीक है, ये तीनों ही याद रखिएगा। रॉक फास्फेट लगभग कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, रॉक फास्फेट में 20 से 40%, बोन मील में, है ना, जो बोन मील होती है, बोन मील मतलब हड्डी से बनती है, बोन मील यानी कि हड्डी की खाद होती है ना। अब ये कहोगे इतनी हड्डी कहाँ से लाते हैं, ये भी बात है ना, इतनी हड्डियां कहाँ से लाएंगे, बोन मील बनाएंगे। तो जो जानवर स्लाटर हाउस होते हैं, जो बूचड़ खाने होते हैं, स्लाटर हाउस, बूचड़ खानों को कहा जाता है स्लाटर हाउस इंग्लिश में। तो उन स्लाटर हाउस में जो हड्डियां बचती हैं उनकी बोन मील बना दी जाती है ना, हड्डी की खाद, और उसमें फास्फोरस रहता है। हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस रहता है कि नहीं रहता, तो दोनों चीजें मतलब में मिल जाएंगी, ठीक है, तो यही बोन मील होता है। चलिए अगला है म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी, हाईएस्ट यूजेबल जो है फास्फोटिक फर्टिलाइजर है, ये भारत में होता नहीं, इंपोर्ट किया जाता है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, है ना, इसी को कहते हैं केसीएल, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश को एमओपी पोटेशियम क्लोराइड ही सबको कहा जाता है। देखिए आगे लिखा हुआ है 60% पोटाश पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? 60% पोटाश। इसके बाद आता है K50, है ना, 12 से 16% इसमें जो होता है पोटाश। इसके बाद काइनाइट, ये पोटाश की मात्रा है इनमें सब, ठीक है, ये देखिए काइनाइट ये नए हैं, ये इन्हें दोनों को याद करिए, K50 और काइनाइट, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट 44% पोटाश पाया जाता है इसमें। इसके बाद सल्फेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम सल्फेट, है ना, तो पोटेशियम सल्फेट में पोटाश, ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट में ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 48 से लेकर के 52%। एक चीज और याद रखिएगा, इनमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट में इसमें नाइट्रोजन भी रहेगी, नाइट्रोजन इसमें जो है विद्यार्थियों रहेगी आपकी 13% और इसमें नाइट्रोजन रहेगी 17%। इसे भी याद रखिएगा, यानी कि लिखा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटाश 44% और नाइट्रोजन 13%। सल्फेट ऑफ पोटाश यानी कि पोटेशियम सल्फेट, इसमें जो है आपकी पोटाश रहेगी 48 से 52%, 48% मान लीजिए, ठीक है, 17% आपकी इसमें नाइट्रोजन भी रहेगी, ठीक है। काइनाइट और K50 इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, 12 से 16% पोटाश पाई जाती है। अगला देखेंगे, अगला है देखिए मिश्रित उर्वरकों में पोषक तत्वों की मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। क्या है? मिक्स्ड फर्टिलाइजर। देखिए कुछ होते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर, जैसे एनपीके क्या है? मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, ये तो सब आपको पता ही होगा, हम बता चुके हैं एक बार, चलिए फिर बता दे रहे हैं। स्ट्रेट फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें एक ही न्यूट्रिएंट्स रहता है ना। कंप्लीट फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें कोई एक फर्टिलाइजर जो है 25% से अधिक पाया जाता है, वो कंप्लीट फर्टिलाइजर। इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर का मतलब जिसमें किसी एक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा 25% से कम होती है, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर कहा जाता है ना। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो होता है उसमें एनपीके तीनों जो है न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व मतलब मिले हुए हों, वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर में आपका यूरिया आता है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, है ना, तो ये इस तरीके से होते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब इसमें आता है मोनो अमोनियम फास्फेट, ठीक है, एमओपी जिसको कहते हैं, एमएपी मोनो अमोनियम फास्फेट, है ना। मोनो अमोनियम एमओपी तो हो जाएगा आपका, एमओपी में
पोटास की मात्रा होती है 60%, KNO3 में पोटास की मात्रा होती है 44%, KSO4 में होती है 48%, है ना। KNO3 में नाइट्रोजन 13%, जो पोटेशियम सल्फेट है इसमें जो है नाइट्रोजन होती है आपकी 17%। अब आगे आया है MOP की बात चलेगी। अब MAP आया है, मोनो अमोनियम फास्फेट। तो मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 11%, फास्फोरिक अम्ल 48%, ठीक है 48%, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 18% और फास्फोरिक अम्ल जो होता है 46%, अमोनियम फास्फेट में 20% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरिक अम्ल। पोटेशियम नाइट्रोफास्फेट में 15% नाइट्रोजन, 15% फास्फोरिक अम्ल, 15% ही क्या हो गया आपका पोटास, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, मिश्रित होगा, ठीक है, ऐसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अगला देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। इसके बाद इफ्को एनपीके ग्रेड 1 और इफ्को एनपीके ग्रेड 2, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों आए हैं इफ्को के। हो सकता है वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, कहीं अगर आ गया दिक्कत हो जाएगी। तो इफ्को एनपीके ग्रेड 1 और एनपीके ग्रेड 2, इन दोनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ग्रेड 1 में 10 26 26, ग्रेड 2 में 12 32 16, ठीक है, 12 32 16 याद कर लीजिए, 10 26 26। एनपीके इफ्को की एनपीके आती है, यानी कि मिक्स फर्टिलाइजर है। इफ्को देखिए कंपनी है, देखिए इफ्को जो है कोऑपरेटिव सेक्टर है, सहकारी सेक्टर है इफ्को, है ना, कोऑपरेटिव। और कोऑपरेटिव इस समय भारत सरकार ने मंत्रालय भी इस बार बना दिया है। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का पहली बार इस बार मोदी गवर्नमेंट की मंत्रिमंडल में बना है, अभी 4 दिन पहले। हो सकता है ये पूछ भी दिया जाए आपकी परीक्षा में कि कोऑपरेटिव मंत्रालय कब जो है संज्ञान में आया, तो इसी बार संज्ञान में आया है। और भारत सरकार का कोऑपरेटिव मंत्री यानी कि सहकारी मंत्री बनाया है अमित शाह जी को, ठीक है। गृह और कोऑपरेटिव दोनों अमित शाह जी के पास है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मंत्रालय के अंतर्गत आता है इफ्को, ठीक है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है इफ्को। और इफ्को एनपीके ग्रेड जो होता है 1, तो 1 ग्रेड में आपकी जो फर्टिलाइजर्स होंगे, और इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एनपीके 2, ठीक है। तो ये इनमें दोनों में आप देख लीजिए 10 26 26 ग्रेड 1 में होगा और 12 32 16 जो होगा ग्रेड 2 में होगा एनपीके। इसी को कंप्लीट फर्टिलाइजर कह देंगे, ठीक है। अब देखिए मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीवों के विषय में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। एक चीज आपने देखी होगी, जब मृदा में पहली बारिश होती है, पहली बारिश फर्स्ट वाली बारिश होती है, तो हमें एक विशेष प्रकार की सुगंधी महक छोड़ती है मिट्टी। क्या करती है, जब पहली बूंद गिरती है बारिश की, तो मृदा से एक विशेष प्रकार की महक हमें सूंघने को मिलती है, यानी कि एक खुशबू टाइप की आती है। वो कैसे आती है, वो खुशबू जो मृदा से आती है वो आती है किसके कारण, एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आती है। किसके कारण, एक्टिनोमाइसीटीज, है ना, एक्टिनोमाइसीटीज के कारण वो खुशबू आती है मृदा से। कौन सी, जो पहली बारिश में जब मृदा में पानी गिरता है ना, तो एक्टिनोमाइसीटीज एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे एक्टिवेट होता है तो खुशबू छोड़ता है। बहुत संख्या में होता है, करोड़ों की संख्या में। 1 ग्राम अगर हम सॉइल लें तो उसमें करोड़ों की संख्या में एक्टिनोमाइसीटीज होंगे। तो जब इतने सारे एक्टिनोमाइसीटीज एक्टिवेट होंगे तो खुशबू आएगी, ठीक है। तो मृदा में अगर पूछा जाए पहली बारिश में खुशबू क्यों आती है, तो एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आती है। किसके कारण आती है, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। अब देखिए जीवाणु की अगर बात करें मृदा में, बैक्टीरिया, तो मृदा की ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी के 1 ग्राम में 10 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु की सामान्य मृदा में अधिक होती है। जीवाणुओं की संख्या, है ना, क्या होती है, जीवाणुओं की संख्या सामान्य मृदा में अधिक होती है। जो नॉर्मल सॉइल्स होती है उनमें सबसे अधिक जो होती है संख्या, अगर हम पूछें किसकी, जीवाणु की एक्टिनोमाइसीटीज की, कवक की, या फिर जो है आपकी एल्गी की, ठीक है, शैवाल की। 4 चीजें होती है मृदा में मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों में। एक तो होता है आपका जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, दूसरा आपका होता है एक्टिनोमाइसीटीज, तीसरा आपका होता है कवक, और चौथा आपका होता है शैवाल। शैवालों में देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज और कवक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक और शैवाल ये सब सॉइल में रहते हैं, लेकिन नॉर्मल सॉइल में सबसे ज्यादा रहता है आपका बैक्टीरिया। अगर नॉर्मल सॉइल की बात करें, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद कवक और उसके बाद शैवाल, ठीक है। तो जीवाणु की सामान्य मृदा में संख्या जो होती है अधिकतम होती है, हाईएस्ट होती है ना, सबसे ज्यादा। और बताया है यहाँ पर, लिखा भी है कि 1 ग्राम अगर मृदा लेंगे हम तो उसमें 10 करोड़ जीवाणु पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे, 10 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाएंगे 1 ग्राम मृदा में। चलिए आगे देखेंगे। अगला है देखिए साधारण मृदा में दिया गया है हाईएस्ट क्या पाया जा रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं, बाफा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, फंगस और एल्गी। बाफा हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये, बाफा साधारण मृदा में पाया जाता है, बाफा पूरा नहीं याद करना। इसके बाद अम्लीय मृदा में, एसिडिक सॉइल्स में हमने बताया था हाईएस्ट एसिडिक सॉइल में पाया जाता है कवक, और फंगस के लिए चाहिए 4.5 से 5.5 पीएच की मृदा, ठीक है। इतनी मृदा होगी उसमें केवल फंगस ही हाईएस्ट पाया जाएगा। तो फंगस, है ना, फंगस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। तो इसको कर देंगे हम FBA। अगर हम एसिडिक सॉइल की बात करें तो FBA पाया जाता है। FBA का मतलब होता है फंगस, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज। इसको कह देंगे बाफा, इसको कह देंगे ABF, एक्टिनोमाइसीटीज, बैक्टीरिया और फंगस, क्षारीय मृदा में, ठीक है। सामान्य मृदा में आपका पाया जाएगा बाफा का मतलब है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, फंगस और एल्गी, ठीक है। अम्लीय मृदा में कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज।
और अगर हम क्षारीय मृदा की बात करें तो क्षारीय मृदा में आपका पाया जाएगा एक्टिनोमाइसीटीज, जीवाणु और कवक। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी हुई कंप्लीट। अब बात करेंगे आगे इसमें माइक्रो ऑर्गेन्स में। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं मुक्त जीवी, फ्री लिविंग। सूक्ष्म जीव को के विषय में भी हमने आपको एक चार्ट बना के बताया था। कुछ होते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है सूक्ष्म जीवी जो है मुक्त जीवी है। ठीक है, फ्री लिविंग मुक्त जीवी, यानी कि ये किसी के साथ सहयोग में नहीं है, किसी के साथ सहयोग में नहीं है, यानी कि फ्री लिविंग है ना। तो फ्री लिविंग में आपका पहला आएगा एरोबिक। क्या आएगा? एरोबिक, वायुजीवी, यानी कि जो वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायुजीवी का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में जो काम करे, तो ये वायु की उपस्थिति में काम करेंगे। उदाहरण है एजोटोबैक्टर क्रोकम। ठीक है, एजोटोबैक्टर क्रोकम। इस प्रकार के बैक्टीरिया गेहूं, धान, कपास और गन्ना में पाए जाते हैं और इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एरोबिक हैं, कैसे हैं? फ्री लिविंग है, एरोबिक हैं। अब फ्री लिविंग में दो टाइप के हो गए आपके, एरोबिक, नॉन एरोबिक। एरोबिक में आपका आता है एजोटोबैक्टर क्रोकम। ठीक है, ये क्या करता है? एजोटोबैक्टर आपका गेहूं, धान, कपास और गन्ना में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एजोटोबैक्टर। ठीक है, एरोबिक एजोटोबैक्टर है। लेकिन और एनारोबिक में आपका आ जाएगा क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा? क्लास्ट्रीडियम। चलिए आगे देखेंगे। देखिए इसी में आ जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक में आपका आ जाएगा क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, पूछ सकता है क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम जो होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में काम करेगा। किसमें काम करेगा? वायु की अनुपस्थिति में। इसमें काम करेगा वायु की अनुपस्थिति में। इसके बाद है सहजीवी एसोसिएटेड जीवाणु, यानी कि एसोसिएटेड सिम्बायोटिक, अगर इसको कहना चाहें एसोसिएटेड सिम्बायोटिक। एसोसिएटेड सिम्बायोटिक है, तो एसोसिएटेड सिम्बायोटिक में अगर हम बात करें तो एजोस्पाइरिलम, इस प्रकार के जीवाणु ज्वार और बाजरा में पाए जाते हैं। किसमें किसमें पाए जाते हैं? एजोस्पाइरिलम पाया जाता है आपका ज्वार और बाजरा में। नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, है ना। और एसोसिएटेड सिम्बायोटिक है, यानी कि एसोसिएटेड है, ये फ्री लिविंग नहीं है। और वो फ्री लिविंग था एजोटोबैक्टर। इतना ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन एसोसिएटेड है, कौन फ्री लिविंग है और कौन केवल सिम्बायोटिक। ठीक है, तो सिम्बायोटिक की अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक में दो तरीके के आते हैं, एक तो नोडुलस और एक नॉन नोडुलस। सिम्बायोटिक में अगर हम देखेंगे सिम्बायोटिक दो तरीके के आएंगे, एक तो नोडुलस, एक आएगा नॉन नोडुलस, यानी कि ग्रंथिल, अग्रंथिल। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो उसमें ग्रंथ का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो एक में ग्रंथ का निर्माण होगा, दूसरे में ग्रंथ का निर्माण नहीं होगा। देखिए ग्रंथिल जड़ वाले और बिना ग्रंथिल जड़ वाले दो तरीके के हैं। देखिए ये नोडुलस हो गया, ये नॉन नोडुलस हो गया, यानी कि नोड्यूल्स बनाएगा, ग्रंथ बनाएगा। तो ग्रंथ में आपका प्रमुख रूप से आता है राइजोबियम। राइजोबियम आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम, राइजोबियम। बहुत तरीके के राइजोबियम होते हैं। जीनस एक होता है, स्पीशीज राइजोबियम की चेंज होती है फसलों के अनुसार। राइजोबियम ट्राइकोलाई, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम मिलिलोटाई, राइजोबियम बहुत सारे तरीके के होते हैं। ठीक है, फैसियोलाई। ठीक है, तो ये राइजोबियम है। ठीक है, और बिना ग्रंथिल वाले में आपका आ जाएगा एजोला, नाइट्रोजन फिक्स करेगा। अगला देखते हैं, ग्रंथिल जड़ों वाले जीवाणु में राइजोबियम आता है जो वायुजीवी और हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है, यानी कि वायु की उपस्थिति में लेकिन विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग हेटेरोट्रॉफिक होता है, होमोट्रॉफिक नहीं। मतलब राइजोबियम फैसियोलाई अगर हम कहें कि सोयाबीन में करेगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो नहीं करेगा, सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हेटेरोट्रॉफिक है। बिना ग्रंथिल वाली जड़ों वाले जड़ वाले सहजीवियों में एजोला आता है, एजोला पिनाटा। ठीक है, क्या आता है? बिना ग्रंथिल वाले एजोला पिनाटा। ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एजोला। इसमें करता है? धान में करता है। इसमें करता है? धान में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एजोला पिनाटा। ठीक है, तो ये हो गया है नॉन नोड्यूलस। कैसा हो गया है? नॉन नोड्यूलस। इसमें जड़ें नहीं बनती है एजोला में। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें कि ये वायुजीवी है राइजोबियम, अगर हम इसी में बात करते हैं कि अवायुजीवी कौन है, तो अवायुजीवी इसमें जो है एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज फ्रैंकिया, ये अवायुजीवी होता है, अवायुवी और सिम्बायोटिक, है ना। नोडुलस है वो जो है एक्टिनोमाइसीटीज फ्रैंकिया जो है वो नोडुलस है ना, लेकिन एनारोबिक है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक बार अगर ना समझ में आ रहा हो तो फिर समझा दें इसको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है सिम्बायोटिक का। देखिए दो तरीके का हमने बताया है, नोडुलस और दूसरा है नॉन नोडुलस।
ठीक है। नोड्यूलस बी इट इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। तो एरोबिक में आपका आ जाएगा राइजोबियम और एनारोबिक में आ जाएगा एक्टिनोमाइसीट्स फ्रैंकिया, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका एजोला। अब बात समझ में आ गई होगी संबायोटिक में। नोड्यूलस है, नोड्यूलस इज सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, एरोबिक एनारोबिक। राइजोबियम जो होता है एरोबिक होता है और साथ साथ में हेटेरोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक नेचर का, इसको जरूर याद रखिएगा। अगर गहराई से गया तो पूछेगा, वरना नहीं पूछ सकता है। आपके लेवल की बात नहीं, लेकिन अगर गहराई से पूछना चाहे तो पूछेगा। नॉन नोड्यूलस में एजोला आता है। एजोला किसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? धान में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है फास्फोरस स्थिरीकरण जीवाणु में। अब देखिए फास्फोरस सॉल्वलाइजर होता है, एक फास्फोरस एब्जॉर्बर होता है। फास्फोरस सॉल्वलाइजर बैक्टीरिया जो होता है उसको कहते हैं पीएसबी। पीएसबी जो होता है फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको कहते हैं पीएसबी को, फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी। और जो होता है एब्जॉर्बर की अगर बात करते हैं फास्फोरस एब्जॉर्बर में, तो वैस्कुलर, एवैस्कुलर, माइकोराइजा, है ना, ये होता है इसमें वैस्कुलर, एवैस्कुलर, माइकोराइजा। और पीएसबी होता है फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया। तो दोनों में अंतर है। एक पीएसबी होता है जो केवल जो है सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया है, और जो एक दूसरा है बाम, जिसको वैस्कुलर, एवैस्कुलर, माइकोराइजा कहते हैं। पूछा जा सकता है, किसी को भी एग्जांपल किसी का भी दिया जा सकता है, कहा जा सकता है कि फास्फोरस स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, क्या कहेगा? बायो फर्टिलाइजर्स हैं। ऐसे भी इसको लिख सकता है, कहेगा फास्फोरस जो है स्थिरीकरण करने वाले बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स में आपके आ जाएंगे पीएसबी और बाम, ठीक है। वैस्कुलर, एवैस्कुलर, माइकोराइजा है और फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया। चलिए अगली बात आती है, नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। देखिए अब ये आएगा नाइट्रिफिकेशन, इसको कहेंगे नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लीजिए पहले। देखिए नाइट्रिफिकेशन कैसे चलता है, ये आपके में जरूर पूछा जा सकता है। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस यानी कि नाइट्रीकरण। देखिए सबसे पहले जो बैक्टीरिया करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो होती है वो नाइट्रोजन से बनी है, ठीक है। प्रोटीन जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। अब नाइट्रोजन को जब तोड़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो पेप्टोन्स और एमिनो एसिड्स में टूटेंगे, है ना। नाइट्रोजन को अगर हम प्रोटीन्स को तोड़ेंगे नाइट्रिफिकेशन में, नाइट्रोजन को या प्रोटीन्स को या नाइट्रोजन को, तो ये किसमें किसमें टूटेगी? ये टूटेगी आपकी पेप्टोन्स में और एमिनो एसिड्स में, एमिनो अम्लों में, ठीक है। अब एमिनो अम्ल में, ठीक है। अब क्या करेंगे? यही अमीनो अम्ल जो है, एमिनो एसिड्स हैं, ये बेसिक इकाई ऑफ प्रोटीन है एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब इस एमिनो एसिड्स में क्या होगा? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति, ये तो एमिनो एसिड्स है, फिर ये किसमें चला जाएगा? अमोनिया में। ये कन्वर्ट किसमें होगा? अमोनिया में। और यही अमोनिया जो होगी, अब देखिए अमोनिया के ऊपर इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी? अब देखिए पहले आपने देखा नाइट्रिफिकेशन हुआ, शुरुआत की प्रोसेस प्रोटीन्स और नाइट्रोजन जो थे ये टूटे पेप्टोन्स में और अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड से आपकी बनी अमोनिया। अब देखिए क्या होगा? अमोनिया जो है आपकी, अमोनिया, अब अमोनिया से क्रिया, तो अमोनिया जो है आपकी बनेगी जाके किसमें? नाइट्राइट में। किसमें? नाइट्राइट में। और नाइट्राइट में इसको कौन बनाएगा? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया है। देखिए ये पूछा जाएगा कि अमोनिया से नाइट्रेट में जब कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्राइट में, ठीक है, नाइट्राइट, ठीक है। तो नाइट्राइट में जब कन्वर्ट होगी तो कौन बैक्टीरिया काम करेगा? नाइट्रोसोमोनास। और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, नाइट्राइट से जब हमारी नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, नाइट्रेट ये क्या है? ये अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। ये क्या है? ये अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। ये क्या है? अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। और यहाँ पर बैक्टीरिया कार्य करेगा आपका नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा? नाइट्रोबैक्टर। ये बहुत याद रखना। अमोनिया से जब नाइट्राइट बनेगी तो नाइट्रोसोमोनास, और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा तो नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, दोनों ही याद करना है। तो ये कहलाएगा आपका नाइट्रिफिकेशन। और इससे पहले की जो प्रोसेस थी वो हमारी कहलाएगी अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनिया बनना। जैसे पेप्टोन और एमिनो एसिड से उसके बाद अमीनो एसिड से अमोनिया बनी, तो दिस इज नॉन एज अमोनिफिकेशन। और जब अमोनिया से जो है हमारी नाइट्रेट बन गई, दिस इज नॉन एज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम?
इस प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन, और उसको हम क्या कहेंगे, पहली वाली प्रोसेस को, उसको हम कहेंगे अमोनिफिकेशन, ठीक है, उसको कहेंगे अमोनिफिकेशन, इसको कहेंगे नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और एक बात, ये हो गई नाइट्रिफिकेशन, वो हो गई अमोनिफिकेशन। एक होती है डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन का मतलब है नाइट्रेट से गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन दोबारा वायुमंडल में चली जाए, दिस इज नोन एज डिनाइट्रिफिकेशन। और डिनाइट्रिफिकेशन की क्रिया जो होती है नाइट्रोजन का ह्रास करती है, यानी कि लॉस करती है, दिस इज जो है रिडक्शन प्रोसेस, है ना। डिनाइट्रिफिकेशन जो होती है अपचयन क्रिया है, रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, डिनाइट्रिफिकेशन से भारत में लगभग 60% नाइट्रोजन का लॉस होता है खेतों में, ठीक है। डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा इंडिया में नाइट्रोजन का लगभग 60% लॉस होता है धान के खेत में केवल, है ना। किसमें होता है, धान के खेत में। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तभी ये बहुत तेजी से होता है डिनाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रेट से जो है डायरेक्ट जो है गैसियस रूप में नाइट्रोजन बन जाती है और वायुमंडल में चली जाती है, यानी कि रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, जिससे कि हमारी नाइट्रोजन का धान के खेत में लॉस होता है। और इंडिया में लगभग धान के खेतों में लगभग 60% नाइट्रोजन इसीलिए जो है व्यर्थ हमारी चली जाती है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को देना चाहिए धान के खेत में, या फिर पैलेट मेथड के द्वारा उर्वरक देना चाहिए, या रेड्यूस जोन में देना चाहिए, ठीक है, रेड्यूस जोन में जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सब इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं आपको। अब देखिए वही चीज लिखी है जो हम बता चुके हैं, नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन्स के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में, प्रोटीन से, इसीलिए हमने ऑब्लिक करके नाइट्रोजन ऑब्लिक प्रोटीन बताया था, जो जीवाणुओं के विघटन द्वारा, यानी कि किसके विघटन द्वारा, बैक्टीरिया के विघटन द्वारा किसमें टूटता है, पेप्टोन्स में और अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं, जिन्हें अमोनीकरण क्रिया द्वारा अमोनिया में बदलकर, अब देखिए अमीनो एसिड्स है, इसको अमोनीकरण यानी कि अमोनिफिकेशन हमने बताया था, अमोनिफिकेशन के द्वारा इसको अमोनिया में चेंज कर दिया जाएगा, और अमोनिया में बदलकर नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट में बदल देते हैं। अब देखिए नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में किसमें बदलेंगे, नाइट्राइट में, और देन नाइट्रोबैक्टर जो क्या करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देगा, ठीक है। नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में क्या करेगा, नाइट्राइट में चेंज कर देगा, नाइट्रेट में, ठीक है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में जब चेंज करेगा तो क्या होगा, दिस इज अवेलेबल फॉर्म, क्या है, अवेलेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की। जो पौधे ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन को, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है। किसके रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का विभाजन। देखिए कार्बोहाइड्रेट कैसे सॉइल में टूटता है। पहली बात है, बालजीवी जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पूर्ण चूर्ण में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर है चूर्ण, विघटित करके पूर्ण चूर्ण में बदल देते हैं, है ना। पूर्ण चूर्ण का मतलब हो गया है कि पूरा जो है कार्बनिक पदार्थ है उसको विघटित इतना ज्यादा कर देते हैं कि वो चूर्ण में बदल जाता है, ठीक है। इस विधि के द्वारा कार्बोनिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसका कार्बन कार्बनिक पदार्थों से एवं ऑक्सीजन वायुमंडल में प्राप्त होता है, ठीक है। जो इससे जो है कार्बनिक पदार्थ जो कार्बोनिक अम्ल बनता है ना, इसके मतलब विघटन के बाद तो वो कार्बनिक पदार्थ से इसमें कार्बन प्राप्त होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो वायुमंडल से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का अधसड़ा पदार्थ की ह्यूमस कहलाता है। देखिए ह्यूमस क्या है, ह्यूमस क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बीच में होता है ह्यूमस, है ना। और ह्यूमस के विषय में हम आपको बता देते हैं कि ह्यूमस जो होता है इसके विषय में अगर बताएंगे तो ह्यूमस में लगभग 40 से 45% के करीबन लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्निन। और 30 से 33% तक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। 30 से 33% तक क्या होती है, प्रोटीन। और इसी को हम कहते हैं लिग्नो प्रोटीन, है ना। क्या कहते हैं, लिग्नो प्रोटीन। क्या कहेंगे इसको, लिग्नो प्रोटीन कहेंगे। यानी कि लिग्निन और प्रोटीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ह्यूमस में क्या पाया जाएगा, लिग्निन और प्रोटीन। और लिग्निन जो होती है 40 से 45%, प्रोटीन 30 से 33%, दिस इज नॉन एज लिग्नो प्रोटीन। और ह्यूमस में जो होता है आपका कार्बन पाया जाता है लगभग 57%, 58%। और अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है ह्यूमस में, तो 0.5 से लेकर के 5.5% तक नाइट्रोजन रहती है, ठीक है। अगर इसी में बात करें नाइट्रोजन की, और अगर हम इसी में बात करें नाइट्रोजन के बाद अगर इसी में बात करें किसकी, कार्बन की, तो कार्बन हमारा रहेगा 58%, है ना। ये भी पूछा जाता है। तो ये ह्यूमस हो गया 40 से 45% लिग्निन, 30 से 33% प्रोटीन, नाइट्रोजन 0.5 से 5.5%, और कार्बन जो इसमें होता है वो लगभग 58% के करीबन होता है। दिस इज ह्यूमस, ठीक है। क्या कहेंगे इसके, ह्यूमस। इसका रंग भूरा से लेकर काला तक होता है ह्यूमस का रंग, ठीक है। ह्यूमस का रंग कैसा होता है, भूरा से काला तक होता है। और ये जो होता है सॉइल की बल्क डेंसिटी को घटाता है और वाइटल होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मृदा की पानी धारण करने की क्षमता, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गन्स बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। चलिए
रही है विद्यार्थियों? तो ये यहाँ पर बात चल रही थी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का अधसड़ा, ये अंधसड़ा नहीं है, अधसड़ा, अधसड़ा का मतलब हाफ डिकम्पोज है, पूरा डिकम्पोज नहीं है, अधसड़ा है, हाफ डिकम्पोज है, इसको कहेंगे हाफ डिकम्पोज, डिकम्पोज, हाफ डिकम्पोज मटेरियल है, अधसड़ा है, ठीक है। अधसड़ा पदार्थ ही ह्यूमस कहलाता है। वायुजीवी सड़ाओं में स्पाइरोचीटा फाइटोफैगा नामक जीवाणु भी उत्तरदायी होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के वायुजीवी सड़ाओं में कौन सा जो है जीवाणु सहायक है, ये प्रश्न पॉइंट टू बी नोटेड। कार्बोहाइड्रेट के, देखिए ऐसे पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट्स के वायुजीवी सड़ाओं में, वायुजीवी सड़ाओं में कौन सा जीवाणु, सड़ाओं में कौन सा जीवाणु सहायक है, कौन सा जीवाणु सहायक है, जीवाणु सहायक है। तो इसमें सहायक है आपका स्पाइरोचीटा फाइटोफैगा, क्या नाम है इसका, स्पाइरोचीटा, स्पाइरोचीटा फाइटोफैगा, है ना, फाइटोफैगा। ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स के डिकम्पोजिशन में सहायक है, लेकिन एरोबिक डिकम्पोजिशन में सहायक है फाइटोफैगा, स्पाइरोचीटा फाइटोफैगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है डिनाइट्रिफिकेशन, हम आपको बता चुके हैं। डिनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण एक अपचयन रिडक्शन प्रोसेस है जो नाइट्रोजन का ह्रास करती है। ये देखिए ह्रास है यानी कि लॉस करती है, और ये ज्यादातर धान के खेत में होती है। और धान के खेतों में भारत में लगभग 60% लॉस होता है, 60% लॉस होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। इसके द्वारा डिनाइट्रीकरण के द्वारा यानी कि डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा, इसके द्वारा डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा 60% लॉस होता है इंडिया में धान के खेतों में नाइट्रोजन का, ठीक है। डिनाइट्रिफिकेशन में होता क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। नाइट्रेट से डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म में सीधी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। दिस इज नॉन एज डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट आया यहाँ पर, ब्रेकडाउन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ऑयल एंड वैक्स, बसा, तेल और मोम के विघटन में बैसिलाई और माइक्रोक्रोकस, ये है माइक्रोक्रोकस, माइक्रोक्रोकस जीवाणु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बैसिलाई और माइक्रोकोकाई, है ना, माइक्रोकोकस प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है। किसमें फैट, ऑयल और मोम यानी कि बैस के ब्रेकडाउन में यानी कि टूटने में, ठीक है, टूटने में बैसिलाई और माइक्रोकोकाई जीवाणु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला है अधिकांश मृदा सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूलतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए कल वाले क्वेश्चन में हमने एक साल भी प्रश्न कराया था, पूछा था जूट में रेटिंग जो होती है, हमने बताया था उसमें पूछा केवल यही था, रेटिंग किसमें होती है, कार्पोरस ओरिटोरियस, कार्पोरस कैप्सुलेरिस वैज्ञानिक नाम होता है जूट का। एक मीठा जूट होता है जो कैप्सुलेरिस होता है, कार्पोरस कैप्सुलेरियस, दिस इज अ टीटा या इसी को कहते हैं मीठा जूट, ठीक है। और एक होता है कार्पोरस ओरिटोरियस जूट, ठीक है, 180 केजी की इसकी गांठ होती है। अब बात करते हैं इसमें कि पूछा गया था कि रेटिंग किसमें होती है, जूट में होती है। अब वहां पर हमने तुरंत बताया था आपको ये रेटिंग की प्रोसेस जो होती है 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, और हमने बताया था माइक्रोब्स की उपस्थिति में होती है यानी कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है। ये बात बिल्कुल सर्वविदित है कि माइक्रोब्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छा काम करते हैं। वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है 35 डिग्री पर सबसे अच्छा काम माइक्रोब्स सॉइल में करेंगे। और जब 34 डिग्री पर काम करते हैं माइक्रोब्स तभी क्या होता है, उसमें रेटिंग होती है, सड़ाव होता है, और सड़ाव से क्या होता है, लकड़ी से जूट का रेशा अलग कर देता है माइक्रोब्स, ठीक है, और उसी रेशे को निकालकर हम रस्सी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी आई होप आपको। तो अधिकांश मृदा सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद हिल प्लेसमेंट, देखिए हिल प्लेसमेंट कभी कभी बर्ड पूछा जाता है उर्वरकों के लिए। हिल प्लेसमेंट क्या होता है, हिल प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो फसलें दूर दूर बोई गई, आपने देखा होगा मक्का में कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है मक्का के जड़ पर जो है खाद रखते हुए आपको दिखेंगे, जड़ में दूर दूर जो फसलें दूर दूर बोई जाती हैं उनमें जो है खाद नुकसान ना हो, पता चला बीच में पड़ी रहेगी तो उसको प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसकी जड़ पे ही खाद रखना, दिस इज नॉन एज हिल प्लेसमेंट, ठीक है। इसको कहेंगे हम हिल प्लेसमेंट। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ होगा हिल प्लेसमेंट क्या है। हिल प्लेसमेंट के रूप में खाद और उन फसलों को दिए जाते हैं जो दूर दूर बोई गई है, जैसे मक्का है, कपास है, तंबाकू है, ठीक है। कैसे, ऐसे देखिए ये आपका फील्ड है अगर, और यहाँ पर ये प्लांट है, ये
है ना, इस तरीके से प्लांट है। अब हमने अगर इसमें छिड़काव कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग कर दी, तो हमारा खाद जो है हर जगह पर फैल गई ऐसे, तो ये क्या होगा, प्लांट के पास वाली जो खाद है ये तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये वाली खाद हमारी जो है नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा करें कि हम पौधे बाई पौधे खाद रखें, तो खाद भी बचेगी और हमारा लॉस भी नहीं होगा। तो यानी पौधे में ही खाद जाए सीधी की सीधी और रख जाए, तो इसी को हम कहेंगे हिल प्लेसमेंट। ठीक है, हिल प्लेसमेंट इसी को कहेंगे। अगला देखेंगे, अगला है डोली बनाकर, यानी कि पैलेट मेथड। देखिए ये पैलेट मेथड की खाद जो है धान में ज्यादातर दी जाती है, क्योंकि धान में अगर हमने बताया जो है डिनाइट्रिफिकेशन बहुत तेजी से होता है। तो धान में क्या करेंगे, हम 1 भाग उर्वरक का 10 भाग मिट्टी के साथ मिलाकर गोलियां बना करके उसमें 4-5 सेंटीमीटर नीचे डाल देंगे। कितना, 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे गोलियां डाल देंगे, और यही हमारा कहलाएगा पैलेट मेथड। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, पैलेट मेथड। ठीक है, तो ये धान में यूज किया जाता है पैलेट मेथड। अगला देखेंगे स्टार्टर होल। स्टार्टर होता है ये, ठीक है, स्टार्टर होल ये इस तरीके से होगा, स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर घोल, स्टार्टर सॉल्यूशन। पौधे लगाते समय उर्वरक घोल का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके या इस रूप में पानी में घोलकर घोल बनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.5% से कम। अगर 0.5% से ज्यादा यूरिया में बायोरेट की मात्रा हुई तो ये नुकसानदायक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नुकसानदायक हो जाएगी फसल के लिए। तो यूरिया में बायोरेट की मात्रा जो होती है वो 5% से 0.5% से कम होनी चाहिए। चलिए आगे, अगला है विद्यार्थियों हमारा बंगलौर मेथड और इंदौर मेथड। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको ये हमने डेटा दे दिया है, वैसे 4 मीटर लंबा गड्ढा होगा और उसमें कितना होगा, लेकिन इसमें आपको यही याद करना है कि ये बंगलौर मेथड के द्वारा जो कंपोस्ट बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, कंपोस्ट बनाई जाती है। एक नाइट्रेट कंपोस्ट भी होती है, उसके विषय में कभी बता देंगे हम। कंपोस्ट जो होती है 4 से 5 माह में बनकर तैयार हो जाती है, और इसको आचार मेथड कहते हैं। इंदौर मेथड को हम जो है हार्वर्ड मेथड कहते हैं। ठीक है, ये हार्वर्ड साहब ने खोजी थी, इसलिए इसको हम हार्वर्ड मेथड कहते हैं। ये आचार साहब ने खोजी थी बंगलौर मेथड, इसीलिए इसको हम जो है आचार मेथड कहते हैं। 4 से 5 माह में लगभग दोनों हमारी कंपोस्टें जो है बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, चलिए तो विद्यार्थियों आज की क्लास आपकी हो गई। संभवतः सॉइल साइंस का सिलेबस जो है खत्म है। ठीक है, बीच बीच में जब हमारा अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो उसके विषय में हम बता दिया करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है कल की क्लास आपकी जो रहेगी वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा, और अगली जो क्लास आपकी जो रहेगी उसमें आपका जो है इंजीनियरिंग शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी बायो की क्लास है, आप बायो पढ़िए।
गुड इवनिंग सारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो जो आज हम लोग प्री यूपी के टेस्ट जो कल आपका जो टेस्ट हुआ था उसका हम डिस्कशन करेंगे 50 क्वेश्चन का, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये टेस्ट नंबर 19 है, इसके पहले आप लोग 18 और बाकी 1 से लेकर 18 तक आपने कर चुका है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे देखेंगे 19वां टेस्ट ही है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो हर एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। अगर उस हिसाब से अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आपके पास पहुंच चुके हैं और भी बहुत सारे रिमेनिंग टाइम हमारे पास जो शेष बचा है उसमें बहुत सारे टेस्ट आप तक पहुंचने वाले हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि बिल्कुल अगर आप टेस्ट को ही केवल तैयार कर लेंगे, जितना टेस्ट आपको कराया जा रहा है अगर आप उतना कवर करके चलेंगे तो पेपर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। बाकी अगर आपकी बिल्कुल अच्छी खासी रैंक आपको मारनी, काफी अच्छा कुछ बेहतर करना है तो जो बिल्कुल आपको लगातार जो डे बाई डे जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आप निपटाते चलिए, ठीक है भाई। वो सारे क्वेश्चन आप निपटाते चलिए, ठीक है भाई। सारे क्वेश्चन आप निपटाते चलिए। तो यहाँ से आज मैं स्टार्ट करूंगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आइए देखते जरा पहला क्वेश्चन क्या बच्चों आज का, ठीक है। यहाँ पे लिखा पहला क्वेश्चन कि कुमंग में संयुक्त पुंकेसर, यहाँ लिखा है सिलेंडर दशा पाई जाती है। यहाँ लिखा है कुमंग में संयुक्त पुंकेसर या सिलेंडर कंडीशन जो होती है वो किस कुल में पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब काफी आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ पर जो क्या हो जाएगा सिलेंडर्स में, यहाँ लिखा है संयुक्त पुंकेसर। यहाँ पे क्या होता है स्टेमन, बिल्कुल क्या होता है संयुक्त होता है। पुंकेसर को क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेमन। ये केवल मैंने आपको बताया था केवल एक ही फैमिली में एक ही कुल में पाया जाता है। इसको मैंने आपको कई बार बताया है कि केवल एक ही कुल का ये लक्षण है, केवल एक ही फैमिली का फैक्टर है। उसका नाम क्या होता है, कुकुरबिटेसी। क्या नाम होता है, कुकुरबिटेसी होता है। इसको जरूर याद करके जाइए, और इसी के जैसा एक नाम और हमने आपको बताया था सिंजेनेसियस, हमने भी आपको बताया था सिंजेनेसियस कंडीशन, वो क्रूसीफेरी कुल में पाया जाता था। तो आप इसको भी देख लें यहाँ पे, ठीक है। ये पाया जाएगा आपका कुकुरबिटेसी में, और ये इसको बोलेंगे स्टेमन का जो संयुक्त पार्ट होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है भाई। पहला आंसर आपका सही है, मतलब याद कर लो संयुक्त पुंकेसरी। ये सीधे एक सवाल पूछा जाएगा आपसे अगर आएगा तो, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कंपोजिटी, यहाँ लिखा है कंपोजिटी कुल का फल का क्या नाम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपोजिटी कुल का जो फ्रूट होता है बच्चों, फल, तो याद करें बिल्कुल कंपोजिटी कुल का जो फ्रूट होता है, जो फल होता है बच्चों, वो क्या होता है, सिप्सेला। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि कंपोजिटी कुल का फल है, बताइए। तो बच्चों फल क्या होगा भैया, सिप्सेला हो जाएगा। क्या होगा, सिप्सेला हो जाता है, जरूर याद रखिए बच्चों। यहाँ पे फल के बारे में बात किया गया है तो आप ये जितने भी फल हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी फल हैं पूरा जो भी फल के प्रकार हैं जो खाया जाता है वो बच्चों आप रट के जाओ, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल तैयार होकर के जाइए बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका पहला हो गया। चलो अगला सवाल देखते क्या लिखा है, ठीक है बच्चों। लॉडिक्यूल्स के रूप में परिजन पुंज पाए जाते हैं। ये भी सवाल काफी अच्छा है कि लॉडिक्यूल्स के रूप में जो परिजन पुंज होता है, लॉडिक्यूल्स के रूप में जो परिजन पुंज होता है वो किस कुल में, किस फैमिली में पाया जाता है, या उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपको पता है ये केवल ग्रैमिनी में पाया जाता है, ग्रैमिनी कुल में पाया जाता है। और ग्रैमिनी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी ग्रैमिनी को क्या बोलेंगे, पोएसी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी ग्रैमिनी को पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब काफी बढ़िया सवाल था। इस बार मैंने जो पेपर दिया था आपको, बहुत सारे बच्चों ने 50 से 50 भी किया होगा। मैंने आपको पहले से बताया था कि क्वेश्चन सारे आपके बुक के पीछे से होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। अब कितने बच्चों ने 50 से 50 किया है, जिन बच्चों के 50 नहीं सही होंगे, ये मान के चलिए फिर आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी चल रही है। तो पहले से ही मैंने बता दिया था आपके सारे के सारे क्वेश्चन किताब से ही दिए जाएंगे, किताब के पीछे से दिए जाएंगे, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। तो पहला आंसर हो गया भाई। चलो चौथा सवाल देखते क्या लिखा है। लिखा है रिजरपीन नामक एल्कोलाइड पौधा जिस भाग से मिलता है वह क्या है। रिजरपीन जल्दी से बताइए किससे निकलता भैया, ये निकलता बच्चों राउल्फिया वोमिटोरिया, उसका नाम होता है राउल्फिया वोमिटोरिया। ये पौधा जिससे हम क्या निकालते हैं, रिजरपीन। और बच्चों ये सूखी जड़ ड्राई रूट से निकालते हैं। किससे निकालेंगे, ड्राई रूट, जो सूखी जड़ होती है उसी से हम इसको निकालते हैं। सूखी जड़ों से हम रिजरपीन नाम की एल्कोलाइड या मेडिसिन या जो भी आप बोले इसको, हम इसको राउल्फिया वोमिटोरिया के नाम के प्लांट से निकालते हैं, ठीक भाई। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, पहला हो गया सूखी जड़। क्या हो जाएगा, सूखी जड़ हो जाएगा पहला आंसर। राउल्फिया वोमिटोरिया इस पौधे का नाम है और इस पौधे की सूखी जड़ों से रिजरपीन नाम का एल्कोलाइड प्राप्त किया जाता है। चलो चौथा सवाल देखो बच्चों, ब्रैसिकेसी कुल का कुमंग कैसा होता है, ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी, इसको क्या बोलते हैं, क्रूसीफेरी। ब्रैसिकेसी बोले या क्या बोले बच्चों, क्रूसीफेरी बोलते हैं। तो बच्चों ब्रैसिकेसी बोलो, क्रूसीफेरी बोलो, उसमें जो कुमंग होता है बच्चों कैसा होता था, टेट्राडाइनेमस, चतुर्दीर्घी। कैसा होता था, टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाया जाता था। बार बार मैंने 1000 बार, जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक फैमिली रहेगी, जब तक एग्रीकल्चर रहेगा, तब तक बदलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा एक ही बार बन गया, कभी चेंज नहीं होगा। यही आएगा, जब भी सवाल आएगा तो यही पूछेगा किसमें कौन से कुल में कहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है, उस नया क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बिल्कुल आप एक तरीके से तैयार करिए, जब तक चलेगी जिंदगी, जब तक एग्जाम, बिल्कुल यही आएगा क्वेश्चन, कोई और सवाल चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब आप जैसे आप लेवल बढ़ाते जाओगे, जब आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तो आपकी अलग अलग फैमिली मिलेंगी। अगर आप एग्रीकल्चर मतलब 12th लेवल तक आप एग्जाम देते हो तो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल तैयार होकर के जाइए, बिल्कुल, ठीक है। चलिए पहला आंसर बिल्कुल हो गया, ब्रैसिकेसी कुल का कुमंग चतुर्दीर्घी होता है बच्चों। चलो अगला सवाल लिखा है, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन एक भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोसर्जन क्या है, वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन वाष्पोसर्जन है, ठीक है, लेकिन
वाष्पोत्सर्जन है। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया होती है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन है क्या? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? अब जाके क्वेश्चन आपके सामने करेक्ट आया है, अब जाके क्वेश्चन करेक्ट आया है, ठीक है भाई। तो वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया होती है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखो भाई, जैसे मान लिया हमने क्या किया, ये वाटर ले लिया, वाटर आपने इसके ऊपर क्या किया, बर्नर लगा दिया, बर्नर लगा दिया आपने इसको, आप इसको गर्म करते रहे। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो ये भाप के रूप में पानी चला जाएगा। एक ऐसी प्रक्रिया है, फिजिकल प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। पानी जब भाप के रूप में जाएगा, ये कब जाएगा? जब आप इसको गर्म करोगे। ये कैसी प्रक्रिया भैया? फिजिकल। फिजिकल मतलब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से। ये भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन सोच के देखो, सोच के देखिए, आपके आसपास इतने सारे, जब आप बच्चे जब पैदा थे उसके आसपास बहुत सारे पेड़ भी थे, आज इतने बड़े आप हो गए, तब भी आपके आसपास बहुत सारा पेड़ है। फिर क्या आपने कभी भी जो वाष्पोत्सर्जन है, क्या आपने कभी मोमबत्ती या दिया या कोई बर्नर लगा के कभी आपने वाष्पीकरण करवाया है? कभी नहीं भैया। दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना, दिस इज ए फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, दिस इज ए शारीरिक प्रक्रिया, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इसको कोई न करा पाया है ना कोई करा पाएगा। इट इज ए सेल्फ डिपेंडेंट प्रोसेस। ये अपने आप होगा, यह अपने आप होगा भैया। ये फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है। ध्यान समझिए, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है शारीरिक, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इवेपोरेशन तो हम करा सकते हैं, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसको नीचे बर्नर लगा दीजिए, चूल्हा लगा दो, बिल्कुल भाप के रूप में उठ के चला जाएगा। बट कभी आप वाष्पोत्सर्जन ऐसा नहीं करा पाएंगे। जब लाइट आएगी, जब पौधा के ऊपर पड़ेगी, तभी जाके वाष्पोत्सर्जन होगा। कहने का मतलब क्या, एक शारीरिक प्रक्रिया होती है, फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया भाई। कैसी है? चलो बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा भाई? सेकंड। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया बच्चों, फिजियोलॉजिकल। क्या होगा? फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है ये, फिजियोलॉजिकल है। आंसर सेकंड हो जाएगा। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त, बिल्कुल हिला देने वाला, झंझोड़ देने वाला सवाल। ऐसे सवाल जब आएंगे तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत कठिन आ जाता है कभी-कभी, ऐसे सवाल आते हैं तो कठिन बनता है। बहुत सारे बच्चे केमिकल एक रासायनिक प्रक्रिया लगाएंगे, बिल्कुल गलत है। तो यह शारीरिक एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया जो अपने आप होने वाली है। जैसे आपका दिल धड़कता है, सोच के देखिए, आपका हार्ट बीट चलता है, ये आप रोक नहीं पाएंगे कभी। ये फिजियोलॉजिकल है, ये सेल्फ होगा, अपने आप होगा। आपकी बॉडी के अंदर रक्त का परिसंचरण हो रहा है, लगातार ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये सेल्फ अपने आप होने वाली प्रक्रिया, फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया अपने आप होने वाली है। इस समझ लीजिए आप। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो अपने आप से होती है उसे नेचुरल बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है तने में पाए जाने वाले वात रंध्रों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? बच्चों यहाँ स्टेम के बारे में बात कर रहा है, तने के बारे में बात कर रहा है, स्टेम के बारे में बात कर रहा है। बच्चों आपको मैंने बताया था जब स्टेम होता है बच्चों उसमें लेंटिसेल पाए जाते हैं। क्या भैया? लेंटिसेल। इसे बोलते हैं क्या बच्चों? लेंटिकुलर। तो मतलब जब तने से होगा बच्चों से बोलेंगे लेंटिकुलर, लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। मैंने आपको तीन तरीके का मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन बताया है, स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिकुलर। सबसे ज्यादा होता है स्टोमेटा के थ्रू, उसके बाद क्यूटिकल के थ्रू, सबसे कम होता है बच्चों लेंटिसेल के द्वारा। एक चीज बिल्कुल क्लियर आपके सामने, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे से एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले बिल्कुल मैराथन क्लास पूरी भयंकर चलेगी, बिल्कुल मैराथन क्लास, बिल्कुल महा मैराथन, बिल्कुल तैयार रहिए। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र क्या है बच्चों? पोटोमीटर हो जाता है। बहुत आसान सवाल है, पोटोमीटर होता है। पोटोमीटर, वाष्पोत्सर्जन को मापने का सवाल पोटोमीटर होता है, पोटोमीटर होता है। चलो चौथा सवाल देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, बिंदु श्रावण गटेशन होता है बच्चों, तो बिल्कुल आसान है। किसके द्वारा होगा बच्चों? हाई डेप्थ फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा होगा? हाई डेप्थ फोर्स के द्वारा होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा जल रंध्रों द्वारा। हमेशा जो बिंदु श्रावण होता है, जो गटेशन होता था, मैंने आपको बता दिया रूट प्रेशर, मूल दाब की वजह से होता था, रूट प्रेशर की वजह से होता था। ठीक है, तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा आंसर आपका हो जाएगा। चलो 16 सवाल देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है, गार्ड सेल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? गार्ड सेल। इसको बोलेंगे GUARD, गार्ड सेल हो जाता है। पहली बात याद करो, गार्ड सेल हमेशा लीफ में पाई जाती है, पत्तियों में। गार्ड सेल हमेशा पत्तियों में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। यहाँ लिखा भैया कहाँ पाई जाती है और कहाँ भैया होगा? यह स्टोमेटा के अंदर होगा। आपको पता है स्टोमेटा पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा इसी पत्ती के अंदर होंगे। तो भैया गार्ड सेल भी इसी पत्तियों के अंदर होगा, अंदर हो जाएगा बच्चों। पर्ण रंध्रों, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? जिसको स्टोमेटा नाम से बोला जाता है, स्टोमेटा। बी आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। याद कर लें, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, एसेसरी सेल, ये सब पत्तियों में पाए जाते हैं। ये सब पत्ती मतलब स्टोमेटा के अंदर पाई जाती है। नाम मैं बोल रहा हूँ, याद कर लो। गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, एसेसरी सेल, ये सारी की सारी कोशिकाएं, ये जो सेल्स होती हैं स्टोमेटा के अंदर पत्तियों में पाई जाती हैं। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो 14 सवाल। देखा पौधों में रंध्र के खुलने व बंद होने में निम्नलिखित आयन कार्य करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। पोटेशियम आयन भाग लेता है पौधों में रंध्रों के खुलने व बंद होने में, निम्नलिखित आयन कार्य करता है बच्चों। पोटेशियम आयन कौन काम करेगा? पोटेशियम आयन कार्य करता है।
पौधों में रंध्रों के खुलने व बंद होने में निम्नलिखित आयन कार्य करता है बच्चों, पोटेशियम आयन कार्य करता है। चलो अगला सवाल देखा बच्चों, बिंदु श्रावण घटेशन निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था बच्चों रूट प्रेशर, क्या बताया था? रूट प्रेशर आपको मैंने बताया था, रूट प्रेशर यहाँ पे बताया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा मूलदाब। तो बिंदु श्रावण, ये सारे सवाल मैं आपको बिल्कुल क्लास में करा चुका हूँ, एक ही सवाल मैंने क्लास में कराया आपको, ठीक है। चलिए तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, मूलदाब होता है। अगला सवाल देखो बच्चों, एचआईवी विषाणु आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो एचआईवी होता है, एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है पहले इसको जाने। इसको बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका पूरा नाम होता है। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बच्चों जो एचआईवी होता है ना, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि एचआईवी जब होता है तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो मेल में पेनिस, फीमेल में वेजाइना जो होता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, मतलब वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब एचआईवी होता है बच्चों तो बिल्कुल जो सेक्स ऑर्गन है वो बिल्कुल पूरी तरह से काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इतना कम हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। मतलब अगर आप जहाँ पे सोए हैं बिल्कुल सोए रहेंगे, बिल्कुल जहाँ पे बैठा दिए जाओगे आप, बिल्कुल वहीं पे आप बैठे रहोगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, पूरा लगातार बुखार रहेगा पूरे साल भर, पूरा खांसी, पूरा जुकाम पूरे साल भर रहेगा आपको। इसको ये कंडीशन होती है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये कई सालों तक होने वाली प्रक्रिया है। और सबसे खास बात, जब कभी किसी को एड्स होता है, लगभग 6 से 7 साल बाद ये पता चलता है। मतलब इतनी जल्दी पता भी नहीं चलता कि किसी को एड्स हो गया है, बहुत सालों बाद ये पता चलता है किसी को एड्स हुआ है। तभी तो बिल्कुल अनक्यूरेबल बीमारी है, इसको क्योर नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ये वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या पूछा जाएगा, क्या कैसा आंशिक पदार्थ बच्चों? आरएनए का एकहरा सूत्र, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें पाया जाता है। एकहरा सूत्र, आरएनए का एकहरा सूत्र, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन प्रेजेंट इन एचआईवी वायरस, दिस कॉल्ड एचआईवी। अच्छा, इसके टेस्ट का नाम होता है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। इसके टेस्ट का भी नाम याद रखिए जाइए, एलाइजा इसका टेस्ट होता है। एलाइजा इसमें उपचार के लिए, पता करने के लिए पता किया जाता है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। चलो चौथा सवाल देखते हैं। देखो बच्चों, विषाणु के प्रोटीन चोल की उप इकाई को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का बिल्कुल कॉपी किया गया सवाल है। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बिल्कुल कॉपी की गई है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे कैप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। सेकंड ऑप्शन, विषाणु के प्रोटीन चोल की उप इकाई को कहा जाता है, विषाणु के प्रोटीन चोल की उप इकाई को कहा जाता है कैप्सोमियर। विषाणु के प्रोटीन चोल की उप इकाई को कहा जाता है कैप्सोमियर। चलो अगला नाम है, देखो एचआईवी का पूरा नाम बताइए। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, बताओ भाई, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो मेरे पास बताओ, देखा बच्चों, सिरका बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु क्या है? देखा, सिरका बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु क्या होते हैं? जल्दी बताइए। जो सिरका बनाया जाता है, सिरका बनाने के लिए जो उत्तरदायी जीवाणु है वो क्या है? जल्दी बताओ भाई, सिरका बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु क्या होते हैं? तो बच्चों आंसर क्या होगा? माइकोडर्मा एसिटाई, या इसी को बोलते हैं एसिटोबैक्टर, इसी को बोलेंगे एसिटोबैक्टर एसिटाई, जिसे एसिटिक अम्ल निकाला जाता है। एसिटिक अम्ल, यहाँ उसने सिरका दे दिया है तो आपको पता है सिरके के अंदर ही एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई ना देकर के उसने माइकोडर्मा सिट्राई दे दिया, सिट्रिक एसिड, ठीक है। देखो माइकोडर्मा एसिटाई होगा भैया, एसिटिक एसिड। यहाँ पे आंसर आपका सेकंड होगा, पहला नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा? सेकंड, माइकोडर्मा एसिटाई, एसिटिक एसिड। माइकोडर्मा एसिटाई हो जाएगा, एसिटिक एसिड मिलता है। सेकंड ऑप्शन होगा भाई, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन माइकोडर्मा एसिटाई या एसिटोबैक्टर एसिटाई। अच्छा, यहाँ पे सिट्राई से क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड। क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड निकलेगा। तो सिट्राई से निकल जाएगा सिट्रिक एसिड। अच्छा, माइकोडर्मा ब्यूटाइल से निकलेगा ब्यूटाइलिक एसिड। क्या निकलेगा? ब्यूटाइलिक एसिड। यहाँ से निकल जाएगा ब्यूटाइलिक एसिड। तो सारे नाम आप याद कर लें। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, जीवाणु द्वारा प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता होता है। जीवाणु द्वारा प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन होता है? बच्चों याद करो, हमेशा हमेशा कौन होगा भैया? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। कौन होगा भाई?
हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। बिल्कुल जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल बिल्कुल है, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन मिलता है, वो हाइड्रोजन मिलने का भी कहाँ से आता है, वो तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से आता है। कहाँ से आएगा? H2S से आता है, तो पहला आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देखो, जो जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो गुणसूत्र के बाहर पाए जाते हैं, इसका मतलब हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, नोट कर लो भाई, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो पाया उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोला जाता है। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा प्लाज्मिड। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखा है, कवकों में भोजन प्रायः संचित होता है। कवकों में जो भोजन होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? ग्लाइकोजन या तेल के रूप में, ऑयल के रूप में। याद कर लें, हमेशा ग्लाइकोजन या ऑयल के रूप में फंजाई के अंदर, कवक के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर्ड माना जाता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन या ऑयल हो जाएगा, जिसके बॉडी के अंदर यहाँ पे भोजन संचित रहता है। पहला आंसर आपका हो जाएगा। चलो 14 सवाल देखते हैं। लिखा है, माइकोराइजा तथा लाइकेन का पोषक संबंध क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल था ये भी, हमने बताया था आपको। जो माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा क्या होगा भैया? बच्चों आपको पता है माइकोराइजा हमेशा कैसा होता था? सिम्बायोटिक होता था। सिम्बायोटिक हमेशा सहजीवी संबंध स्थापित करता है। ये सहजीवी वाला संबंध हमेशा दर्शाता था, क्योंकि जो माइकोराइजा होता था, माइकोराइजा ये फंगस विद रूट ऑफ हायर प्लांट, फंजाई के साथ एसोसिएशन करके जो हायर प्लांट होते थे, जो पाइनस का पौधा होता था, जो जिम्नोस्पर्म होता है, उसी के साथ जुड़ करके ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया यूपी कैटेगरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस कर दिया उसने, वहां पर वाइम पूछ दिया था, वेस्कुलर और मस्कुलर माइकोराइजा, जो जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो माइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। तो सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपकी बुक से ही सवाल था, कहीं बाहर से नहीं था, आपकी किताब से ही सवाल बनाया गया था। ठीक है, आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। माइकोराइजा तथा लाइकेन का पोषक पादपों से संबंध बनाता है, कैसा? सहजीवी संबंध। जो लाइकेन होता है, लाइकेन या एल्गी और फंजाई, कवक, एल्गी और फंजाई मतलब यह शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बना होता है जो लाइकेन होता है। लेकिन जो माइकोराइजा होता है ये कवक के साथ, कवक का संबंध पाइनस के पौधे के साथ होता है। मतलब फंजाई विद एसोसिएशन ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट, मतलब कवक का संबंध जिम्नोस्पर्म का पौधा पाइनस के जड़ों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। कवक समझ लीजिए ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये समझ लीजिए, डायलॉग में जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ये डायलॉग आपने पता होगा, बिल्कुल याद कर भैया। माइकोराइजा क्या बताता है? लाइकेन क्या बताता है? लाइकेन हमें साथ एल्गी और फंजाई मिलता है तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सहजीवी संबंध स्थापित करता है। उसी तरीके से जो माइकोराइजा होता है वो भी अपना सहजीवी संबंध स्थापित करता है, लेकिन वहां पर कवक का संबंध जिम्नोस्पर्म का जो पाइनस का पौधा होता है उसकी जड़ों के साथ वो अपना संबंध स्थापित करता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल रेडी रहिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखा, आलू का पछेती झुलसा रोग, आलू का पछेती झुलसा रोग किस कवक द्वारा लगता है, वह क्या है? बताओ भैया। तो बच्चों सबको याद है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, बिल्कुल पुराना सवाल है, घिसा पिटा सवाल है, हर बच्चे को इसका आंसर पता होगा। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस होता है, नोट कर लेकर आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो, जो ट्रिपैनोसोमा सीसी मक्खी द्वारा संक्रमित रोग है, जो क्या रोग उत्पन्न करता है बच्चों? निद्रा रोग। क्या होगा? निद्रा रोग, मतलब तीसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा। चलो 14 सवाल देखते हैं। लिखा है, देखा जीवाणु में वर्गीकृत किए गए हैं, जीवाणु को किसमें रखा गया है? बच्चों आपको बोलता है जो जीवाणु होते हैं वो किसके ग्रुप मेंबर होते हैं? मोनेरा के। जितने भी जीवाणु होते हैं, ये समझ लें आप, जितने भी जीवाणु होते हैं वो सब के सब किसके अंदर रखे जाते हैं? मोनेरा ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं, सारे के सारे। वो सारे के सारे मेंबर इसी मोनेरा के अंदर आएंगे। जैसे आप समझ लो नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलोटोरिया, ये सारे के सारे बच्चों किसमें आएंगे? इसी मोनेरा ग्रुप में आते हैं। जितने बैक्टीरिया होते हैं, जितने जीवाणु, सब के सब किसमें आएंगे? मोनेरा में आएंगे। कभी भी विषाणु या वायरस को किसी जगह पे नहीं रखा गया है, कभी किसी विषाणु को किसी भी वर्ग में, किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है, क्योंकि उसका जो शेप और साइज बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल ठीक है बच्चों, प्रारंभिक केंद्र पाया जाता है बच्चों, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं प्रारंभिक मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो बच्चों जो प्रारंभिक केंद्र होता है, सबसे पहली बात जो आया होगा वो नीली हरी शैवाल में पाया जाता है, नीली हरी शैवाल।
सबसे प्रिमिटिव और इंसिपिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जिस समय बिल्कुल पता नहीं चला था न्यूक्लियस था या नहीं था। बाद में ये पता चला कि प्रोकैरियोट के अंदर, नीली हरी शैवाल के अंदर साइनोबैक्टीरिया, एक मोनेरा है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ये मोनेरा ग्रुप का है जिसमें बैक्टीरिया आता है, इसमें जो केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन जब जहां कुछ भी नहीं था तब पहली बार जब खोज हुई होगी तो ऐसा लोगों को लगा होगा कि इसमें केंद्रक बना रहा होगा, बट जैसे डिस्कवरी होती चली गई ये बाद में पता चला कि इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। यहाँ लिखा है प्रारंभिक केंद्रक, शुरू में जब पहली बार बना होगा, पहले बैक्टीरिया ही बना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीली हरी शैवाल। ये जीवाणु होता है बच्चों, समझ ले, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ शैवाल लिखा है, यहाँ लिखा नीली हरी शैवाल, या एक जीवाणु की कैटेगरी में रखा जाता है, पहला आंसर। चलो 14 सवाल देखो, जो सरसों का पुष्पक्रम कैसा होता है, ये सवाल आपके पुष्पक्रम से है। मैंने पुष्पक्रम का इतना मार्फोलॉजी मैंने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से कराई भाई, मार्फोलॉजी एनिमल किंगडम। चलो आंसर आपका हो जाएगा रेसीम। क्या होगा? रेसीम। चलो अगला सवाल लिखा है निम्नलिखित में पेरिडर्म के भाग है, पेरिडर्म किससे बना होता है, ये भी सवाल मैंने कराया था आपको। पेरिडर्म, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसे बोलेंगे फेलेम, फेलेम, इसे बोलेंगे फेलोडर्म, फेलोडर्म, इसे बोलेंगे फेलोजन, फेलोजन बोला जाता है। मैंने आपको इन सब के दूसरा क्या नाम है सब मैंने बताया है, रट डालो बिल्कुल, सवाल कोई भी आ सकता है। चलो अगला सवाल देखो, जो रस कास्ट सैपुड क्या होता है, जल्दी बताओ, रस कास्ट क्या होता है? सैपुड, भैया सैपुड को क्या बोलते हैं? एल्बर्नम। क्या बोलेंगे? एल्बर्नम बोला जाता है, सैपुड एल्बर्नम। ये हमेशा सेकेंडरी जाइलम, द्वितीय जाइलम के बाहरी भाग होता है, द्वितीय जाइलम का बाहरी भाग होता है। क्या रस कास्ट या सैपुड इसको बोलते हैं। चलो अगला सवाल नेक्स्ट देखिए बच्चों, टाइलोसस किसका भाग है, ये भी याद करो भैया। टाइलोसस किसका भाग बच्चों? ये द्वितीय जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का पार्ट होता है, सेकेंडरी जाइलम या द्वितीय जाइलम का भाग होता है टाइलोसस। तो टाइलोसस द्वितीय जाइलम में पाया जाता है। चलो चौथा सवाल देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, तने में जाइलम कैसा होता है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों जो तने में जो जाइलम होता है वो कैसा होता है? एंडार्च। कैसा होता है? एंडार्च, एंडार्च होता है। तने में तो होता है एंडार्च, जो ये होता है बच्चों ये जड़ में होता है, इसको बोलते हैं एक्सार्च, एक्सार्च। तो याद करें, तने में जो जाइलम होता है, तने, यहाँ तने की बात कर रहा है, तने में होता है एंडार्च, और जो जड़ होगा, जड़ में होगा एक्सार्च। दोनों याद करके जाइए, तने में कैसा होता है, जड़ में कैसा होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो तने में पूछा है तो आंसर आपका हो जाएगा एंडार्क हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा एंडार्च। चलो चौथा सवाल देखिए बच्चों, अरीय वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया था बच्चों? तो जल्दी बताइए। हमने बताया था एक बीज पत्री जड़ों में पाया था, एक बीज पत्री जड़ में पाया जाता है। हमेशा रेडियल वैस्कुलर बंडल, अरीय संवहनपूर्ण हमेशा जड़ों में पाया जाएगा। और किसकी जड़ में पाया जाएगा? एक बीज पत्री जड़ों में पाया जाता है। तो बच्चों लिखा है, यहाँ तना लिखा है, तो तना में कभी नहीं होगा, तना में कभी नहीं होगा, पत्ती में कभी नहीं होगा। तो आंसर आपके पास केवल एक ही ऑप्शन था आपको चूज करने का, तीसरा वाला ऑप्शन। चलो अगला सवाल अगला लिखा है, मार्ग कोशिकाएं पैसेज सेल पाई जाती है। ये भी सवाल काफी अच्छा है कि पैसेज सेल किसका भाग होती है? पैसेज सेल। बच्चों यहाँ पे समझ लें, इस समय हमने यहाँ पे लिखा इपीडर्मिस, बात समझ लीजिए, इपीडर्मिस। उसके बाद होता है क्या बच्चों? इंडोडर्मिस, इपीडर्मिस। उसके बाद यहाँ पे होता है इपीडर्मिस के बाद बच्चों क्या होता है? कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या होता है? एंडोडर्मिस। बहुत ध्यान समझिए भैया, एंडोडर्मिस। उसके बाद क्या होता है बच्चों? पेरीसाइकिल। क्या होता है? पेरीसाइकिल। उसके बाद क्या होता है बच्चों? इसी के अंदर होता है पित। बात समझिए, यहाँ पूछा गया कि जो मार्ग कोशिकाएं होती है बच्चों किसका पार्ट है? तो मार्ग कोशिका हमेशा एंडोडर्मिस का पार्ट होती है, इसी वाले भाग का पार्ट होती है, इसी एंडोडर्मिस का, इसी का पार्ट होती है। तो जो मार्ग कोशिका होती है, जो पैसेज सेल होती है बच्चों किसका पार्ट होती है? एंडोडर्मिस का। और एक नाम मैंने आपको और बताया था, कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरियन स्ट्रिप भी इसी का पार्ट होता है, एंडोडर्मिस का। मतलब याद कर लो, जो कैस्पेरियन पट्टी होती है, जो कैस्पेरियन पट्टी होती है, कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरियन पट्टी ये बच्चों किसका भाग होता है? ये भी आपका एंडोडर्मिस का भाग होता है, कैस्पेरियन पट्टी भी एंडोडर्मिस का भाग होता है। चलो चौथा सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखो बच्चों, कैस्पेरियन पट्टी, देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, कैस्पेरियन पट्टी किसका भाग है? तो कैस्पेरियन पट्टी बच्चों किसका भाग होगा? एंडोडर्मिस कोशिकाओं में पाया जाता है, एंडोडर्मिस कोशिकाओं में पाया जाता है।
बताओ भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखो बच्चों, उभय फ्लोएमी बाई कोलेक्टर संवहन पूल क्या होता है? अभी सवाल मैंने आपको कराया था, हमने ऐसे बताया था आपको, ऐसे कराया था, याद है? ऐसे करके कराया था, अगर आपको याद हो। हमने इसको कैम्बियम बनाया था, ये कैम्बियम था आपका, कैम्बियम। ये आपका जाइलम था बीच में, ये आपका जाइलम था, ये आपका कैम्बियम था, ये आपका कैम्बियम था, ये आपका फ्लोएम था, ये आपका फ्लोएम था। ये तो मैंने बताया था। अब देखो लिखा है जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम, तो जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम भैया किसमें पाया जाता है? यही पाया जाता है। पहला आंसर हो जाएगा। ये आपका जाइलम है, ये आपका कैम्बियम, ये कैम्बियम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। तो जाइलम के ऊपर भी फ्लोएम, जाइलम के नीचे भी फ्लोएम, तो जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम। चलो अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्न में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, संवहन पूल, इसको मैंने कराया है आपको, और याद हो एम्प्टी वेसल, एम्प्टी क्राइवल, दारू केंद्री, फ्लोएम केंद्री, याद है? वही पूछा जा रहा है। लिखा है फर्न में कैसा वैस्कुलर संवहन पूल पाया जाता है, संवहन बंडल पाया जाता है, चाहे वैस्कुलर बंडल बोलो चाहे संवहन बंडल। तो कैसा बच्चों? संकेंद्री होता था। कैसा? संकेंद्री। तीसरा आंसर हो जाएगा कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक होता है, कंसेंट्रिक। चलो चौथा सवाल देखते हैं क्या नेक्स्ट। देखा बच्चों, जो तंतु होते हैं, जो फाइबर होते हैं, ये किसके भाग होते हैं? जल्दी बताओ। हमने आपको बताया था पैरेन्काइमा, पहला नाम बताया था पैरेन्काइमा, याद है? पैरेन्काइमा। दूसरा होता था बच्चों कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो बच्चों ये किसका पार्ट होगा? स्क्लेरेनकाइमा पार्ट होता है, स्थूल कोणिकी का पार्ट होता है। स्थूल नहीं, सॉरी, ये पार्ट होता है किसका भैया? ये होगा दृढ़ ऊतक का पार्ट हो जाता है। फाइबर हमेशा दृढ़ ऊतक के पार्ट होते हैं। किसके होंगे भाई? दृढ़ ऊतक के पार्ट हो जाते हैं। किसके होंगे? दृढ़ ऊतक के पार्ट हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा फाइबर। तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, दृढ़ ऊतक का पार्ट होता है, स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट होता है। चलो 14 सवाल। ठीक है बच्चों, किस पौधे में रबड़ छीरी ऊतक पाया था? लैटिसिफेरस, हमने बताया था, लैटिसिफेरस टिश्यू। लैटिसिफेरस टिश्यू किसमें पाया जाता है? लैटिसिफेरस टिश्यू किसमें पाया जाता है बच्चों? तो पपीता के पौधे में पाया था, जहां से बच्चों बिल्कुल दूध टाइप का, आप समझ लो, जैसे मदार का पौधा हो गया, पपीता का पौधा हो गया, इसमें बिल्कुल लगता है दूधी टाइप के पदार्थ निकलते हैं, रबड़ छीरी ऊतक बोले जाते हैं। तो पपीते के पौधे में ऐसा देखा जाता है। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ठीक है बच्चों, नाशपाती के किरकिरेपन का कारण क्या होता है? जल्दी बताइए। नाशपाती जो होती है उसके किरकिरेपन का कारण क्या होता था? मैंने आपको बताया था, दृढ़ कोशिका होती थी भैया। कैसी कोशिकाएं? दृढ़ कोशिकाएं। इसको बोलते थे स्टोन सेल। क्या बोलेंगे? स्टोन सेल बोला जाता है। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ये भी सब सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये सारे सवाल मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं जो ना कराया हो। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप कितना उसको पकड़ते हो, कितना करते हो। सेकंड ऑप्शन। चलो 14 सवाल लिखा है, जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं? विशिष्ट ऊतक, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक। बताओ भाई, जाइलम एवं फ्लोएम हैं। जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं? मैंने बताया बच्चों, जाइलम और फ्लोएम बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते थे। कैसे बच्चों? कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब बोलेंगे जटिल ऊतक। कैसे होते हैं? जटिल ऊतक होते हैं। आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा आंसर जटिल ऊतक होता है। चलो अगला सवाल ठीक है, पौधों के शरीर में वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है? बच्चों सबसे पहले आप बात करूं, जो जाइलम होता था, जाइलम, इसके कितने भाग होते थे बच्चों? 4। मैंने बताया था आपको। पहला होता था ट्रैकिड्स। क्या बोलते थे? ट्रैकिड्स। दूसरा क्या होता था? वेसल। क्या होता था? वेसल। ठीक है, पहला ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल। तीसरा होता था जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। चौथा होता था जाइलम पैरेन्काइमा। तो बच्चों मैंने बताया था कि हमेशा इसका काम क्या होता है बच्चों? खनिज तथा लवण का क्या करना भैया? चालन करना होता था। सेकंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा जो जाइलम के जो पार्ट होते हैं उनका काम होता है कि खनिज लवण का या जल का चालन या ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करवाता था। तो इनका काम यही होता है कि जाइलम के जो भाग होते हैं हमेशा वो जल का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो इसके साथ चौथा आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा
तो वेगस वन देखते क्या है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे एक डीएनए अणु में एडेनिन और थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्या होती है। बच्चों याद कर ले ऐसे करके, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। 3 मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 पाए जाते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3। यहाँ पे पूछा गया है एडेनिन के बारे में, एडेनिन, और दूसरा पूछा गया थाइमिन के बारे में T। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा यही वाला, 2 इधर होंगे। अगर अगली बार क्वेश्चन पूछे कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। आंसर पहला हो जाएगा। चलो रेबस वन देखो जो एल आकार, एल के आकार का समसूत्री वाले पाया जाता है, ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन में स्पिंडल तंतु को, स्पिंडल फाइबर को बनने से रोक देता है। तो इसको हम माइकोटिक पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, माइकोटिक जहर, समसूत्री जहर के नाम से भी इसी कॉल्चिसिन को बोला जाता है। जो बोला हूं मैंने, जो पॉइंट अभी बोला वो सब जॉर्ज पैलाडे ने पहली बार राइबो अच्छा होता है, पपीता खाने में बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो मार्केट में देखो जरा, हम लोगों ने आज 2 जरूर बताइएगा भैया, और क्लास आपको कैसे